हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। मई मंथ का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन वीडियो है ये। ठीक है, ये कंपाइलेशन वीडियो है। ये सारे वीडियोस हम लोग वीकली बेसिस पे कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पे वीकली बेसिस वाला भी हेड है और कंपाइलेशन वाला मंथली वाला भी हेड है। ठीक है, तो आपको जहां से भी सुविधा लगे वहां से देख लीजिएगा। सुविधा यहाँ से ज्यादा होगा क्योंकि एक साथ यहाँ पे आपको कंपाइल करके दिया जा रहा है, तो एक साथ एक महीने का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आर ओ और यूपीपीसीएस फ्री के लिए हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स, तो इसको रिवाइज करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो, पहला टॉपिक हम लोग करते हैं अल्फा अल्फा सीड। साइंस में तो आप लोग पढ़ के रखे ही हैं अल्फा अल्फा। हम लोग ग्रास पढ़ते थे, है ना, घास पढ़ते थे। तो घास बन कैसे रही है? इनके भी बीज होंगे, है ना। तो यहाँ पे सीड के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा अल्फा सीड है। ये बेसिकली ट्रेड वॉर का टॉपिक है। ठीक है, ये ट्रेड वॉर का टॉपिक है। मैं इसके पीछे की यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, थोड़ा क्या है ये, न्यूज में क्यों था। यूएसए जो है अल्फा अल्फा सीड का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, पहली चीज। ठीक है, अच्छा खासा उत्पादक है। तो यूएसए चाहता है कि भारत में हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेच पाए। भारत इंपोर्ट ड्यूटी इन अल्फा अल्फा सीड्स पर ज्यादा लगाता है। तो यूएसए रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है, आयात शुल्क जो है, इसको आप कम कर लीजिए। लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया। क्योंकि भारत क्यों खरीदे इनसे? क्योंकि भारत के पास खुद है, ये सीड्स खुद है, खुद प्रोड्यूस करता है, खुद उत्पादन करता है। वो बाहर से क्यों आयात करे, है ना। तो उसी के चलते ये देखो, न्यूज में यहाँ पे पढ़िए, भारत सरकार आनुवांशिक रूप से संशोधित, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्रॉप्स या फिर सीड्स बोलते हैं ना, तो अल्फा अल्फा बीजों के आयात को प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है, ये भारत सरकार बना रही है। अभी हाल में अमेरिका ने भारत से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आयात शुल्क जो है, जो इन सीड्स पर आप लगाते हैं, इन बीजों पर आप कम कर दें। लेकिन भारत, हमारी भी तो घरेलू फसलें हैं भाई, हम उनको थोड़ी ना बेकार होने देंगे। तो जो हमारी घरेलू फसलें हैं, इनकी रक्षा के लिए अल्फा अल्फा सीड के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था अल्फा अल्फा सीड के बारे में। ठीक है, यूएसए को ध्यान में रखना क्योंकि उसी के साथ ये वार्ता हुई है रिक्वेस्ट को लेके, बट इंडिया ने माना नहीं। देखो, भारत ये चीजें जो करता है ना, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या फिर सीड्स हैं, मैं किससे कितना इंपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है, ये सारी चीजें रेगुलेट होती हैं। ये जो अपना एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला। ईयर याद रखा करना है, ठीक है, ईयर मैचिंग में पूछता है। भारत सरकार इस एक्ट के तहत जीएम सीड्स के प्रवेश को रेगुलेट करने के लिए ऑथराइज है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अल्फा अल्फा के बारे में पढ़ लीजिए। साइंस से क्वेश्चन देखो आ सकता है, करंट से भी पूछा जा सकता है। साइंस से पूछेगा तो अल्फा अल्फा के बारे में पूछ लेना, पूछ लेगा, लगा देना। साइंटिफिक नेम जो है ये मेडिकागो सेटिवा है। ठीक है, मेडिकागो सेटिवा, ये चीज आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और क्या खास बात है इस घास में या फिर इस प्लांट में? यह एक पौष्टिक पौधा है, ये देखिए, पौष्टिक पौधा है जिसका उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। लेकिन मनुष्य भी इसका सेवन करते हैं, मनुष्य भी इसको कंज्यूम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें, अब जब लिखा ही है पौष्टिक पौधा है, तो पौष्टिक वो जानवरों के लिए भी है, ह्यूमंस के लिए भी है। विटामिन है इसमें, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशन वाला पौधा भी हो गया। वर्तमान में क्या स्थिति है भारत की? वर्तमान में अल्फा अल्फा का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे लिखा ना, घरेलू स्तर पर किया जाता है, तो हम फिर इम्पोर्ट क्यों कराएं, है ना। इम्पोर्ट करने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए आयात की आवश्यकता नहीं है। अल्फा अल्फा का मतलब क्या है, ये बस जानकारी के लिए लिखा हूं, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है सर्वोत्तम चारा। ठीक है, सर्वोत्तम चारा, ये एक खास बात है, इसको ध्यान रखना। यह एक फलीदार पौधा है। और फलीदार पौधे की विशेषता आप क्या जानते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फलीदार पौधा जाना जाता है। नाइट्रोजन को स्थिर कर लेते हैं ये, है ना। तो ये जो प्लांट है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा अल्फा अल्फा उत्पादक है, इसलिए जुगाड़ में है कि ज्यादा से ज्यादा हम सेल कर पाए इंडिया में। बट इंडिया ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। चलिए ठीक है, दूसरा टॉपिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, एक एक्सरसाइज हम लोग दस्तलिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक है कि भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर पूछेगा, खासतौर से यूपीपीसीएस और आरओ स्टेटमेंट में क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं, तो आपको दो तीन फैक्ट और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ये छठवां संस्करण था, संस्करण भी पूछता है, एडिशन पूछता है। और इस बार कहाँ पे हुआ?
भारत में हुआ, ऑल्टरनेट बेसिस पे होता है, एक बार वहां पे एक बार यहाँ पे। तो इस बार पुणे में हुआ, ठीक है, पुणे में हुआ, भारत में। तो छठवां याद रखना है और पुणे याद रखना है। बाकी उज्बेकिस्तान तो आपको पता ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भारत की जाट रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना की एक बटालियन तथा उज्बेकिस्तान सेना ने इसको रिप्रेजेंट किया या फिर भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। चलो, तो ये करंट वाली चीज पढ़ ली, अब थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए इसी में। वैसे मैं टेस्ट सीरीज में इसको डिस्कस किया था, है ना। चलिए, उज्बेकिस्तान के बारे में देखो, पहले मैप आपको सामने दिख रहा है, मैप देखिए, ये उज्बेकिस्तान है, ठीक है। एक सेकेंड, ये उज्बेकिस्तान हो गया। ओके, मैं मार्क कर दूं? चलो, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि और आसान आपको लगने लगे थोड़ा। ये है पूरा उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अरल सागर दिख रहा है और ऊपर एक कजाकिस्तान दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अरल सागर से कौन कौन सी कंट्रियां बॉर्डर शेयर करती हैं, या फिर किन किन देशों के मध्य में अरल सागर है। तो दो ही कंट्री हैं, एक है उज्बेकिस्तान और दूसरी है कजाकिस्तान। ये फैक्ट जानते हो, पहले पढ़े भी होगे प्रीवियस क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जाता है रिवर्स के बारे में। दो नदियां ऐसी हैं जिसका नाम है, एक का नाम है सिर दरिया और दूसरी नदी का नाम है एमू दरिया। अब देखो, एमू दरिया और सिर दरिया को मैं रेड यहाँ पे पेन से मार्क किया हूँ। और आपको दिख रहा होगा कि 80% जो भूभाग है उज्बेकिस्तान का, वो इन दो नदियों के बीच में है। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि ये दो नदियों के बीच में स्थित एक देश है, ठीक है। तो ये रिवर का ध्यान रखना कि उज्बेकिस्तान से फ्लो करती हैं और अरल सागर में जाके गिरती हैं। लेकिन अब गिर नहीं पाती हैं क्योंकि बहुत सारे डैम्स बन गए इरिगेशन पर्पज से, उज्बेकिस्तान ने बनाए हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा पानी जा नहीं पाता अरल सागर में। इसलिए आप देखेंगे, देखे भी होंगे कि अरल सागर का पानी क्या हो गया, पूरा ड्राई कर गया है ना। जितना पानी बचा है सूख रहा है, आकार बहुत कम हो रहा है, साइज बहुत कम हो गया अरल सागर का। क्योंकि ये जो फ्रेश वाटर लेके जाती थी रिवर्स, इनका पानी पहुंच नहीं पाता है वहां तक, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान से कौन कौन सी कंट्रियां बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं एक बार ताकि फिर से क्लियर दिखने लगे। कौन कौन सी कंट्रियां दिख रही हैं, मैंने मार्क किया है, आप इसको जल्दी से पढ़िए। देखो, उज्बेकिस्तान, आपको साउथ में तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है। ये देखो छोटी सी बॉर्डर, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो इतना हिस्सा जो है, हाईलाइट करूँ, एक मिनट दूसरे कलर से करूँ। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करता है उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसके बाद आपको तजिकिस्तान भी दिख रहा है। पहले तुर्कमेनिस्तान पड़ा, फिर अफगानिस्तान पड़ा, फिर तजिकिस्तान हो गया, ईस्ट में फिर किर्गिस्तान हो गया, और नॉर्थ साइड में यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया। टोटल कंट्री कितनी होगी? पांच कंट्री ऐसी हैं जो उज्बेकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती हैं। किर्गिस्तान देख लिया, क्लॉकवाइज आ जाइए, क्लॉकवाइज देखिए। तजिकिस्तान, सॉरी ये मैं सीक्वेंस में नहीं लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सामने दिख ही रहा है ना। किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। मैं आपको थोड़ा सा माइंड में रखना तो हो जाता है, क्योंकि ये तान तान वाली कंट्रीज है ना, तो कंफ्यूजन रहता है। और क्या बात है, यहाँ पे देखो, आपको ये तो दिख रहा है कि छोटी सी डिस्टेंस में अफगानिस्तान भी टच कर रहा है तजिकिस्तान को। लेकिन जो बॉर्डर है ना, रेड कलर से मार्क किया हूं ना, यानी ये रिवर है। यानी जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है अफगानिस्तान से तजिकिस्तान, वो ये नदी ही बना रही है। और कौन सी नदी बना रही है? एमू दरिया, ठीक है। नीचे वाली रिवर कौन सी है? एमू दरिया। एमू दरिया मेक्स इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है शाक्य मुनि बुद्ध साहब जो हैं, बुद्ध भगवान जो हैं, इनका पवित्र अवशेष के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक प्रदर्शनी होने वाली है। आज कितना मई है? आज तारीख कितना है भाई? 8 मई है ना आज। 12 मई को देखो, यहाँ पे 12 मई 2025 को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस, ये बैसाख दिवस अभी हम लोग सीखेंगे क्या है। संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत द्वारा बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे जाएंगे। इस प्रदर्शनी में भेजे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये फंक्शन जो हो रहा है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रही है, और इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ जो है इसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, ठीक। चलिए, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा इवन बैसाख दिवस ये क्या चीज है। इवन बैसाख दिवस, तो इसके पीछे इंपॉर्टेंस है इनका। बुद्ध पूर्णिमा को तेहरा धन्य दिवस माना जाता है, क्योंकि यह बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय
और महापरिनिर्वाण, इसलिए तेहरा बोल रहा है। ठीक है, तेहरा। एक जन्म हो गया, एक ज्ञानोदय हो गया, और तीसरा यहाँ पे महापरिनिर्वाण हो गया। ये इनको, ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनके प्रतीक हैं। ठीक है। इसलिए 1999 से यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसे यूएन वैसाख दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। बुद्ध पूर्णिमा को ध्यान रखना, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन यूएन वैसाख दिवस मनाया जाता है। और देखें इसमें, ये जो पवित्र अवशेष हैं ये क्या है भाई? पवित्र अवशेष का मतलब है कि माना जाता है कि ये जो अवशेष हैं ये खुद महात्मा बुद्ध साहब के हैं। ठीक है। यह पवित्र अवशेष आंध्र प्रदेश स्थित नागार्जुन कोंडा से 1927 से 1931 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा पुरातत्व विभाग, इसके द्वारा उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह अवशेष स्वयं बुद्ध के शरीर के अवशेष हैं। ठीक है। अभी कहाँ पे है? वर्तमान में सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी, कुटी, मूलगंध कुटी में ये प्रतिष्ठित है। और यही आपने अभी करंट में पढ़ा कि सारनाथ से ही इनको प्रदर्शनी में ले जाया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये इतनी बात हो गई। अब देखो, यहाँ पे बुद्धा के बारे में बात हुई है तो कुछ और फैक्ट आपके लिए हैं। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए फटाक से। ये जो काउंसिल है, ये समिति जो हुई है, पहली मीटिंग जो हुई ये 483 बीसी में हुई। देखो यहाँ पे आप डेट में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ये अलग अलग सोर्स में अलग अलग है, क्योंकि ये एग्जैक्ट पता नहीं है ना। कहीं 78 भी आप देखेंगे, 78 एडी, कहीं पे 72 एडी भी आप देखेंगे, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, इतना तय है। ऑप्शन में या तो 72 लिखा रहेगा या फिर 78। तो अब लगा देना, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली मीटिंग होती है, देखो इसको सही से ऑब्जर्व किया करो तो चीजें आसान हो जाती हैं। आप देखो हर मीटिंग में डिफरेंस देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग आज हो गई और एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग 1 महीने बाद हो गई, या फिर 2 महीने बाद हो गई, 1 साल बाद हो गई। 100 साल बाद हुई है ना। 100 साल बाद दूसरी मीटिंग हुई है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो 100 साल से ज्यादा समय हो गया, तब जाके तीसरी मीटिंग हुई है ना। फिर उसके बाद देखेंगे चौथी मीटिंग, तो यहाँ पे तो भैया सीधा सीधा पौने 200 साल हो गया, है ना। लगभग 200 साल हो गया। तो इतना ये टाइम डिफरेंस था हर एक मीटिंग में। पहली मीटिंग जो हुई, अजात शत्रु का शासनकाल था, जगह राजगृह थी, और वहां पे जो ये महाकश्यप, अशोकामी, ये सब क्या है, ये शायद अध्यक्ष थे ना, तो ये अध्यक्ष वाली लाइन है। ये किसका रीन था, किसका शासनकाल था, वो है। तो अजातशत्रु, राजगृह, महाकश्यप, 483 बीसी, ये पहला है। दूसरी मीटिंग कालाशोक के काल में, वैशाली में हुई। अध्यक्ष सुबुकामी थे, 383 बीसी टाइम था। थर्ड मीटिंग जो हुई अशोक के कार्यकाल में हुआ, जगह पाटलिपुत्र थी, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे, समय 250 बीसी था। चौथी काउंसलिंग ये जो हुई थी ये कनिष्क के काल में हुई थी, कश्मीर में हुई। कश्मीर की जगह कुंडलवन थी। ठीक है। इस समय ये जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। अध्यक्ष मतलब इन मीटिंग के अध्यक्ष, ठीक है। और समय था 72 AD। तो ये थोड़ा हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या। ये देखो एक्सप्लोरिंग मिशन चलते ही रहते हैं, ओशियन ट्रेंच। तो यहाँ पे ट्रेंच का मतलब है गहरा बिंदु। ठीक है, यानी सबसे गहरी जगह समुद्र में कौन सी है उसे ट्रेंच बोलते हैं। ये समुद्र का नितल है, नितल से भी नीचे कुछ खाई टाइप की मिल जाती हैं, तो ये एक ट्रेंच होगी। जैसे हम लोग मरियाना ट्रेंच पढ़ते हैं, है ना, मरियाना ट्रेंच पढ़ते हैं, टोंगा ट्रेंच पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। तो अभी एक ट्रेंच की और खोज की गई है, उसी वजह से ये टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उस ट्रेंच का बस नाम याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ही में विश्व की सबसे गहरी तीसरे नंबर की जो ट्रेंच है, जिसका नाम है एम डैन डीप, इसका नाम याद रखना है आपको। एम डैन डीप बोल लीजिए या फिर ट्रेंच बोल लीजिए, एक ही बात है। इसका अन्वेषण किया गया, ठीक है। इसको खोजा नहीं गया, इसका अन्वेषण किया गया। तो मतलब पता तो पहले ही था, कोई दिक्कत नहीं, अन्वेषण किया गया, एक्सप्लोर किया गया, गया होगा कोई। तो एमडन डीप का नाम याद रखना है, और है किस जगह ये ध्यान रखना है। विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच वैसे कौन सी है? पहले नंबर की जो है वो चैलेंजर डीप पड़ते हैं, जिसका नाम मरियाना ट्रेंच भी है। ठीक है। दूसरे नंबर की जो है, दूसरे नंबर की गहरी जो है ना, ये डीप शब्द लिखा है ना, इसका नाम है होराइजन। होराइजन डीप को ही टोंगा ट्रेंच बोलते हैं। ये दूसरे दूसरे नाम जो लिखे हैं वो भी याद रखना है। और तीसरे नंबर की आप अभी करंट में पढ़ ही रहे हैं, एमडन डीप, इसका भी भैया दूसरा नाम है गलाथिया डीप। सभी के दो दो नाम है।
चैलेंजर डीप को मरियाना ट्रेंच बोल रहे हैं, होराइजन डीप को टोंगा ट्रेंच बोल रहे हैं, और यहाँ पे एमडन डीप को गलाथिया ट्रेंच बोल लीजिए या फिर डीप बोल लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये दो तो पुरानी हम लोग जानते थे, एमडन डीप के भी बारे में सीख लिया। अब इसकी लोकेशन और देख लीजिए है कहाँ पे। एमडन डीप फिलीपींस को आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फिलीपींस है, ये सुलू सागर है छोटा सा, और आप फिलीपींस के ईस्ट में जाएंगे तो आपको ये चीज दिख रही है ना, एमडन डीप, ये है लोकेशन। तो लोकेशन ध्यान रखना, ठीक, मैचिंग अचिंग में काम आ सकता है। चलिए, फिलीपींस की कैपिटल कहाँ है? मनीला। मनीला में एक इंस्टीट्यूट है राइस का, बताएंगे उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही है? सही बोल रहा हूँ? वेरीफाई करके बताना, ठीक। चलिए, सुलू सी के नीचे सेलेब्स है। इस सागर में भी मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। मैपिंग वाली वीडियो पढ़े हैं अगर मानो तो देख लेना, ठीक है, मैपिंग की सीरीज है, क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड है वो, ठीक है, क्वेश्चन कराया हूँ और हर एक चीज मैप से दिखाया हूँ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा हुआ है, क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। थोड़ा डिस्प्यूटेड भी है, तमाम यहाँ पे सबके अलग अलग विचार हैं इसके मैटर में। चलो खैर, पहली बार जाति गणना नहीं हो रही है, इससे पहले भी हो चुकी है कास्ट सेंसस को लेके। हाँ, लेकिन डेटा जो है या फिर आंकड़े जो हैं वो पूरी तरीके से पहले इतना नहीं रिलीज किए गए थे, मतलब जो भी जनगणना हुई है पहले सेंसस को, ये कास्ट को लेके, उसमें भी पूरे डेटा नहीं रिलीज किए गए थे। चलिए, न्यूज में देखते हैं पहले आगामी जनगणना जो होने वाली है, अभी तक की लेटेस्ट कौन सी है? 2011 का सेंसस है हमारे पास, इसी का डेटा हम लोग पढ़ते हैं। अब जो होगी 2025 में होगी या 26 में होगी, जब भी होगी देखा जाएगा। आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को पीएम की अध्यक्षता में राजनीतिक कार्य मंत्रिमंडल समिति ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया। कुल मिला के जो भी अब सेंसस आएगा, है ना, उसमें आपको कास्ट सेंसस के भी डेटा दिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा हम लोग पुरानी बातें देख लेते हैं। अंतिम विस्तृत रिपोर्ट सॉरी, अंतिम विस्तृत जाति संबंधी आंकड़े जो हैं, ये 1931 का जो सेंसस हुआ था तब दर्ज किए गए थे। 1931 में, इसका मतलब है कि कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है, कास्ट सेंसस हो चुका था, ठीक है, 1931। स्टेटमेंट के लिए सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, तो सब स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। उसके बाद देखो 1941, यानी 10 साल बाद फिर से यहाँ पे 1931 में डेटा दिए गए कास्ट सेंसस को लेके। फिर 10 साल बाद यहाँ पे 1941 में भी जब सेंसस हुई तो उसमें भी जाति संबंधी जानकारी एकत्र की गई। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? फिर 10 साल बाद आ जाइए, कि कोई ट्रेंड जो है वो तो हर 10 साल पे कराने का है ना सेंसस, लेकिन ये ट्रेंड है, ठीक है, चलन है, ट्रेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये भी स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोविजन लीगल नहीं है या फिर कंपलसरी नहीं है कि 10 साल में ही करानी है, ठीक है, लेकिन हर 10 साल में कराई गई है, तो ये चलन वाली बात है, ये ट्रेडिशन चलता आ रहा था, उस वजह से 10 साल में कर दी जाती है। फिर यहाँ पे देखो 1951 में भारत की जनगणना में SC ST के आंकड़े शामिल किए जाते रहे। 1951 से, ठीक है, 1951 से जो भी सेंसस हुए उसमें डेटा SC ST के आंकड़े तो आते थे, लेकिन OBC के जातिगत आंकड़े मुख्य रूप से दर्ज नहीं किए गए। इस वजह से OBC वर्ग में अनुमान को लेकर स्पष्टता नहीं है, कितनी कास्ट है इसमें, है ना, कुछ भी क्लियर नहीं है। खैर, मंडल कमीशन ने बताया था, लेकिन उनका भी तो ये अनुमान था। 1979 का जो मंडल कमीशन था, जो मैं बॉर्डर किया करूंगा उसको ध्यान रखा कीजिए, ठीक है, तो मैचिंग में सब पूछता है। मंडल कमीशन 1979 के अनुसार ये जो इनका अनुमान था मंडल जी का, ये 52% था, ठीक है। और 2011 में तो SECC भी हो चुका है, तो ये जो 2011 में SECC हुआ, इसमें भी अधिकांश जातिगत डेटा प्रकाशित नहीं किए गए। उसी को चलते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना स्टेटमेंट में मिल जाएगा, मंडल कमीशन मिल जाएगा, इनकी बात मिल जाएगी, इनका अनुमान दिख जाएगा, अभी तक क्या स्थिति रही है, पहले डेटा प्रकाशित हुए नहीं हुए, या फिर पहली बार का सेंसस हो रही है, इस तरीके से कुछ भी बना के स्टेटमेंट में वो पूछ लेगा। चलिए, अब थोड़ा सा सेंसस के बारे में देख लेते हैं। सेंसस कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ठीक है, इसके अंडर में ही सेंसस कराया जाता है।
और गृह मंत्रालय ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है इस काम के लिए, जिनको बोला जाता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ठीक है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, इनके द्वारा जनगणना का संचालन होता है। संचालन किस एक्ट के द्वारा होता है, ये आपको एक्ट ध्यान रखना है, 1948 का, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होता है काम। ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनगणना जो है वो यूनियन लिस्ट का है या फिर स्टेट लिस्ट का है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का है, तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि भैया ये यूनियन लिस्ट का है, और ये जो सब्जेक्ट है आर्टिकल 246 में आपको मिल जाएगा। ठीक। और ये जो एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 340, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ओबीसी की बात हो रही है, ओबीसी का ही तो डेटा पूरी तरीके से प्रकाशित नहीं किया जाता था ना अभी, तो ओबीसी के बारे में भी तो पढ़ना है। आर्टिकल 338 पढ़ते हो, आर्टिकल 338 ए पढ़ते हो, आर्टिकल 338 बी भी पढ़ते हो, और साथ में 340 भी पढ़ते हो। 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससी है, 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है। ठीक है। लेकिन 340 में क्या है, 340 में भी ओबीसी से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी ये जो कमीशन को स्थापित करने की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनकी कंडीशंस ओबीसी की, ये 340 से होता है। ठीक है। चलिए कुछ बातें होंगी। हाँ, ये चीज भी आपने सीखा भी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराना अनिवार्य नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों में उल्लेख नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं, स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट में रहेगा ये सारी चीजें। ठीक है। चलिए और भी चीजें सीख लीजिए, पढ़ते रहते हैं हम लोग वन लाइनर में। भारत की पहली जो समन्वित जनगणना हुई वो 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त जो थे, उनका नाम है डब्ल्यू सी क्लोडेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वारा की गई थी। हो सकता है इस फैक्ट को आप ना पढ़े हो पहले, इसको जरूर पढ़े हैं कि पहली जनगणना किसके काल में हुई, लॉर्ड मेयो, आंख बंद करके लगा देते हो, लेकिन साथ में ये भी पढ़ा कीजिए समन्वित लिखा है या फिर असमन्वित लिखा है। असमन्वित अगर लिखा है तो वो 1872 की बात होती है, लॉर्ड मेयो के काल की, लेकिन समन्वित लिखा है तो आपको फिर 9 साल आगे जाना पड़ेगा, 1881। और डब्ल्यू सी प्लोडेन का आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, डब्ल्यू सी प्लोडेन, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, सैंडी रीफ के बारे में पढ़ते हैं। सैंडी रीफ न्यूज में है, चाइना फिलीपींस, ये वही साउथ चाइना सी, ये हमेशा डिस्प्यूटेड ही है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स जो हैं वो सारे के सारे किसके हैं, चीन, चीन के हैं। चीन ऐसा दावा करता है कि भैया मेरे हैं, क्योंकि ये साउथ चाइना सी जो है ना यार, और 200 नॉटिकल माइल का जो EEZ जो बना है, तो इस सागर का आकार छोटा होने की वजह से और आसपास में देश बहुत सारे होने की वजह से ये 200 नॉटिकल माइल ना मर्ज करता है। जैसे आप फिलीपींस की बात ले लीजिए, और उसके उसके नीचे इंडोनेशिया है बगल में, है ना, फिर उस तरफ जाएंगे तो मलेशिया दिख जाएगा, सिंगापुर दिख जाएगा, ऊपर फिर ताइवान भी है चाइना के बगल में। तो ये 200 ये नॉटिकल माइल का जो EEZ है, ये हर देश का यहाँ पे मर्ज ही कर रहा है, इन दोनों देश का मर्ज कर रहा है, इन दोनों देश का मर्ज कर रहा है। अब बीच में जो आइलैंड फंस रहा है, तो वो सब बोलते हैं कि भैया ये हमारा है, ये हमारा है, यही समस्या है। और 9 डैश लाइन तो आप पढ़े ही होंगे चाइना की, इन भाई साहब ने, चाइना ने तो 9 डैश लाइन ही खींच डाली कि इस लाइन के अंदर जो भी सागर है वो हमारा है, ये ऐसा कहते हैं। चीन और फिलीपींस के बीच फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, हमेशा ही बनी रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं। दोनों देश सोवरेनिटी का दावा कर रहे हैं इस रीफ पर, सैंडी रीफ पर। ठीक है, रीफ यानी जो हम लोग बोलते हैं ना कोरल रीफ, सैंडी रीफ भी है। और फिलीपींस से अभी वैसे ही ये झल्लाए हुए हैं चाइना वाले, क्योंकि अभी यूएसए के साथ फिलीपींस ने एक एक्सरसाइज भी की है बाली कतान के नाम से। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बाली कतान, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाली कतान एक्सरसाइज, बाली कतान किन किन देशों के मध्य हुई है, यूएसए और फिलीपींस। इस एक्सरसाइज की वजह से इनके कान खड़े हो गए चाइना के, जिससे चीन और फिलीपींस में तनाव की स्थिति और उत्पन्न हो गई। चलिए ठीक है, सैंडी रीफ है कहाँ, स्प्रेट, ये जो आप साउथ चाइना सी देख रहे हो, इसी में स्प्रेटले आइलैंड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है स्प्रेटले पे। जितने भी आइलैंड है मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, परेशान मत होइए। सैंडी द्वीप, आप लोकेशन बस जानिए, सैंडी द्वीप स्प्रेटले द्वीप समूह के पास स्थित है। ठीक है, इस द्वीप पर चाइना भी क्लेम करता है, फिलीपींस भी
क्लेम कर रहे हैं, ताइवान भी क्लेम कर रहे हैं, वियतनाम भी क्लेम कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं भैया हमारा है। 9 डैश लाइन जानते हो? 9 डैश लाइन ये चाइना की है। चाइना ने बनाई है, मतलब काल्पनिक 9 डैश लाइन बना दी है। इसके अंदर का जो सागर है और उस सागर के अंदर जो भी आइलैंड है वो सब हमारे हैं। तो 9 डैश लाइन के माध्यम से चाइना जो है वो साउथ चाइना सागर के अधिकांश भाग पर अपना दावा करता है। ठीक। अब इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो आपको रेड रेड से दिख रहा है, रेड लाइनें जो दिख रही हैं, ये 9 डैश लाइन है। आप काउंट करेंगे तो 9 है, ठीक है। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, इसी तरीके से ये 9 डैश है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन। अब इसके अंदर का जो भी ये सागर आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर देखो सारे आइलैंड बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका जो अधिकांश हिस्सा है 9 डैश के अंदर, चाइना बोलता है सब हमारा है, ठीक है। चाइना बोलता है सब हमारा है। अब देखो यहाँ पे आइलैंड्स कौन कौन से हैं साउथ चाइना सी में। ये हमेशा मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नाम सीखना है यहाँ पे। नाम है, एक तो पार्सेल, पार्सेल आइलैंड का नाम आपको ध्यान रखना है। स्प्राटले, ये जो है ना स्प्रेटले, अभी पढ़ा आपने स्प्रेटले, ये बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे से, ये भी यहाँ पे है। तीसरा आइलैंड देखो यहाँ पे मैं मार्क किया हूँ, इसका नाम है स्कार बोरो आइलैंड, इसका भी नाम ध्यान रखना, स्कार बोरो आइलैंड। कर लेंगे ना? चलिए। और क्या है, 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, इसने निर्णय दिया कि साउथ चाइना सी पर चाइना के दावे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन चाइना कहाँ मानता है ना, चाइना कहाँ मानता है। चलिए कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ लेते हैं। कैस्पियन सागर में भैया ये जो एवापोरेशन रेट है, एवापोरेशन यानी बाष्पीकरण की जो दर है, ये है बहुत ज्यादा हाई। तो इससे क्या हो रहा, वाटर लेवल जो है ये बहुत ज्यादा कम हो रहा है। वाटर लेवल कम का मतलब फिर सूख रहा है। और कैस्पियन सागर तो यार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे पोर्ट भी है ना, पोर्ट है। अगर पानी सूख जाएगा, ये पोर्ट है, पानी सूख जाएगा तो फिर पोर्ट कहाँ रहेगा, है ना। पोर्ट की कहानी खत्म फिर। और कैस्पियन सागर को आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियां ड्रॉप भी करती हैं इसमें। आप बोलगा रिवर को देखते हो, है ना। अभी अगर कैस्पियन सागर मान लो सूख गया, चलो हमने सुखा दिया थोड़ा, सूख गया, तो वोल्गा रिवर यहाँ पे फिर क्या करेगी, वोल्गा रिवर से आपकी रीच कहाँ रहेगी, कैस्पियन सागर से वोल्गा रिवर की रीच खत्म हो जाएगी। उथले पानी में थोड़ी ना जहाज चला लोगे, है ना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, ट्रेड पूरी खत्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ा नुकसान है बहुत सारी कंट्रीज को। और कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्रीज टच होती हैं ये आपको आना चाहिए, हम लोग कई बार डिस्कस करें। ये देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक है, ठीक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो वैश्विक तापमान है, अगर 2 डिग्री सेल्सियस से कम भी रहा, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम भी रहा, तब भी कैस्पियन सागर के वाटर लेवल में 5 से 10 मीटर की कमी आ जाएगी। ये बहुत बड़ा डेटा है, भयानक है, चौंकाने वाला है, ठीक है। हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज है ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। कैस्पियन सागर में जो पोर्ट है, वो आपको पोर्ट याद रखना है, सिर्फ पोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैस्पियन सागर में कौन कौन से पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। बाकू आसान है, अजरबैजान लगा दोगे। अंजली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंजली, अंजली पोर्ट का नाम है, बंदरगाह का नाम है, ईरान का पोर्ट है, कैस्पियन सागर में है। अक्तो कजाकिस्तान का है। तुर्कमेनवासी, ये तुर्कमेनिस्तान का, हो सकता है ये ना पूछे क्योंकि इसमें तुर्कमेन लिखा है, तो तुर्कमेनिस्तान लगा ले जाओगे। लेकिन बाकी चारों तो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। लगान किसका है, रूस का है। ये पोर्ट्स हैं कैस्पियन सागर में। और वाटर लेवल अगर घटेगा तो इन पोर्ट्स का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, है ना, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सभी बंदरगाहों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो बायोडाइवर्सिटी, हाँ ये सब साथ में खत्म होगा। कैस्पियन सागर में 5 देश की सीमाएं लगती हैं, और पांचों देश के देखो आपने यहाँ पे पोर्ट भी पढ़ लिए। 5 देश दिख रहे हैं ना, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रसिया। अंजलि कहाँ का है, ईरान का है। लगान कहाँ का है, रसिया का। अक्तो कहाँ का है, कजाकिस्तान का। चलिए, नदियां कौन कौन सी गिरती हैं भाई कैस्पियन सागर में। बोलगा सबसे आसान, लगा ही लोगे। यूराल भी आसान है, लगा लोगे। इसको नहीं पढ़े होगे, टैरेक, इसको भी याद रखना है। जो नहीं जानते हो उसी पे तो फोकस करना है ना। ऑप्शन में अगर ये तीनों नदियां दे दिया, तो बोलगा यूराल लगा दोगे, 1 2 लगा दोगे, 3 को भूल जाओगे, आंसर रहेगा 1 2 3, ठीक है।
1 2 पे लगा के आ जाओगे आप, आंसर तो गलत हो जाएगा। टैरिक भी याद रखें। ठीक है। देखो कश्मीर सागर से जो कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रही हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इसका पोर्ट कौन सा है, अंजली है, यहाँ कहीं होगा, अजरबैजान, और रसिया। रसिया का क्या है, लगान। ये दोनों नाम तो आसान है, अंजलि और लगान, बाकी याद कर लेना। हो जाएगा ना बाबा, अजरबैजान का बाकू भी आसान है। चलिए भैया, इसको भी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि इसमें पीएम मोदी ने एक शब्द का उल्लेख किया है, उस शब्द के बारे में क्वेश्चन छपा है परीक्षा में, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से। और वो शब्द है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, पहले वेब्स के बारे में सीख लेते हैं। वेब्स है क्या भैया ये? अब आपने देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, कि गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे एक्टर लोग भी थे, है ना? तो बेसिकली था उन्हीं के लिए, बस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट इस तरीके के प्रोग्राम भी अब कर रही है उनके लिए, ताकि जो इंटरटेनमेंट है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही ना रहे, इंटरटेनमेंट में और भी चीजें घुसानी है। वो क्या घुसाना है, जो उटपटांग चीजें चलती है ना, वो सब खत्म हो जाए, और अपना जो कल्चर है, इंटरटेनमेंट में कल्चर भी रहे साथ में, है ना? साथ में टेक्नोलॉजी भी रहे, ये सारी चीजें रहना चाहिए इंटरटेनमेंट के साथ। तब जाके पूरी तरीके से आप यहाँ पे ऑरेंज इकोनॉमी को अचीव कर पाएंगे। तो वो भी हम सीखेंगे ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। पीएम मोदी ने समिट में भारत की वैश्विक क्रिएटिव अर्थव्यवस्था में भूमिका को यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है। पीएम मोदी ने ऑरेंज इकोनॉमी की संकल्पना पर भी बल दिया। इसको सीखिए, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। आपको 3 4 शब्द याद रखना है, ठीक है? जैसे क्रिएटिविटी होना चाहिए, रचनात्मकता, कल्चर वाला फैक्टर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल राइट्स पर आधारित होना चाहिए। और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखिए, क्रिएटिविटी प्लस कल्चर प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इंटेलेक्चुअल राइट, या फिर प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सभी को इंटीग्रेट करना है, सभी को इंटीग्रेट करना है। सभी 4 फैक्टर को इंटीग्रेट करके आर्थिक विकास करना है। इन सभी 4 फैक्टर को इंटीग्रेट करके सोशल डेवलपमेंट करना है, और इन्हीं चारों फैक्टर को इंटीग्रेट करके कल्चरल डेवलपमेंट करना है। तब जाके बनेगी ऑरेंज इकोनॉमी। तो इससे ऑरेंज इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही सारे शब्द आपको दिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन में, तो लगा देना। चलिए, वेव्स का फुल फॉर्म तो पढ़ लीजिए पहले। वेव्स का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यू से वर्ल्ड है, ए से ऑडियो है, इसी तरीके से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है, 2025 कहाँ पे हुई है, भारत ने ऑर्गेनाइज किया है भाई, मुंबई में हुई है। मुंबई में कहाँ पे, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है ना, यहीं पे मेजबानी किसने की, भारत सरकार ने, पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। चलिए, बेंजियम पोर्ट मैचिंग में याद रखना, कहाँ पे है, केरल में। बस बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, भारत का, हाँ ये फैक्ट याद रखें, भारत का पहला गहरा जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब समझते हैं, यानी बहुत बड़े स्तर का ये पोर्ट है, जहाँ से कंटेनर का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये जो कंटेनर शिप आपने देखा होगा यूट्यूब पे, कंटेनर शिप, ये अपने आप में बहुत बड़े साइज के होते हैं ना। बहुत बड़े साइज का मतलब है कि बहुत बड़ा यहाँ पे पोर्ट में जगह भी होना चाहिए ना उनको खड़ा करने के लिए। तो ये कंटेनर और कार्गो के लिए डिजाइन किया गया है ये पोर्ट। भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, बेंजियम, ठीक है, बेंजियम, केरल में। चलिए, ये देखें यार, थोड़ा एफआरपी पढ़ते हैं। एमएसपी पढ़ते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए। तो बहुत सारी फसलों के लिए एमएसपी होता है, लेकिन गन्ने के लिए एमएसपी ना होकर एफआरपी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जानना है। वैसे जानते होंगे, गन्ने के लिए एमएसपी नहीं दिया जाता है, ठीक है, गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी का मतलब है उचित एवं लाभकारी मूल्य, यानी फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, एफआरपी का ये फुल फॉर्म है। ये गन्ने के लिए दिया जाता है। जैसे घोषणा की जाती है ना एमएसपी की सरकार के द्वारा, सीसीईए करती है, घोषणा करती है, उसी तरीके से एफआरपी गन्ने के लिए घोषणा किया जाता है। इसी प्राइस पर जो मिल मालिक हैं, मिल मालिकों को किसानों से इसी रेट पर, एफआरपी पर गन्ना खरीदा जाता है। कौन खरीदता है, कौन खरीदता है, जो गन्ने के, गन्ना गन्ना जो मिल होती हैं, उनके मालिक जो होते हैं, मालिक गन्ना जो खरीदते हैं, किसानों से खरीदते हैं, किस रेट पर खरीदेंगे, एफआरपी पर खरीदेंगे, ठीक है, एफआरपी पर खरीदेंगे। चलिए,
सीसीईए ने वर्ष 2025-26 के लिए, ये न्यूज में क्या होता है, बस यहाँ पे एफआरपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वृद्धि की है, उसी वजह से सीसीईए ने वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने के एफआरपी में वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की है? पहले 340 रुपए प्रति क्विंटल था, अब 15 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है, 15 रुपए बढ़ा दिया, हो गया 355। एक क्विंटल 355 रुपए का खरीदेगा मिल मालिक, खरीदेगा किसान से। ठीक है, चलिए। और कल एक नोटिस आई थी कमीशन की तरफ से, मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को भेजा था। कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे, मैं बता दूं। वो टाइपिंग के लिए था। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं। देखो, यहाँ पे जो कमीशन है, कमीशन टाइपिंग का जो टेस्ट लेता था, हिंदी टाइपिंग का, आपको ये पता होना चाहिए कि आरओ में कोई टाइपिंग नहीं होती है। ठीक है, आरओ में कोई टाइपिंग नहीं होती है, एआरओ में टाइपिंग होती है। आरओ में, एआरओ में जो टाइपिंग होती है वो हिंदी की भी होती है और इंग्लिश की भी होती है। पहली चीज, हिंदी की जो टाइपिंग पहले कमीशन लेता था वो कुर्ती देव फॉन्ट पर लेता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है कमीशन ने इस नए नोटिस के अनुसार, अब हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो कुर्ती देव फॉन्ट पर भी होगी, साथ में एक मंगल फॉन्ट होता है। ठीक है, मंगल फॉन्ट, मंगल फॉन्ट पर भी अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? तो ये नोटिस में था। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो मैं मार्क करूंगा, आपको उन्हीं पे फोकस करना है। बाकी न्यूज तो आप भली भांति परिचित हैं ही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं। हाँ, एक दो टॉपिक हम लोगों ने कवर भी कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से वेपन्स यूज किए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस ने, तो वो सब कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेवेंट टॉपिक में भी मैंने एक कराया था पिछले, शायद 2 दिन पहले अपलोड किया था वीडियो। इसी तरीके से और भी रिलेवेंट टॉपिक हम लोग करते रहेंगे। देखो, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की आपको डेट याद रखनी है। ऑपरेशन लॉन्च कब हुआ? ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। किसके अगेंस्ट में? आपको पता ही है, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ठीक है, तीनों ही फोर्सेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने। ठीक है, और यहाँ पे 9 ये जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन थे यहाँ पे स्ट्राइक किया गया था, प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले, यानी ये जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे, इनको नष्ट किया गया। ठीक है, तो ये 9 डेटा भी याद रखना। ठीक, देखो ऑपरेशन सिंदूर से काफी करंट अफेयर्स सामने आ चुका है ना। तो एग्जामिनर की कोशिश रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे वो पूछे। फिर भी आप लोगों को छोटी से छोटी चीज भी यहाँ पे देख के जाना है, ताकि कुछ गलती ना हो पाए, या फिर ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना पढ़ा और एक क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो सारी चीजें एक बार एक नजर में देख देख के जाना है। ठीक, 9 ये जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन जो थे, ये देखिए, सवाई सवाई कैंप, इसका पूरा नाम था सवाई नल्ला कैंप। दूसरा टेररिस्ट जो प्लेस था वो था बिलाल कैंप। तीसरा था गोलपुल कैंप। तीसरा बरनाला कैंप। चौथा अब्बास कोटली, मुरीद के, और बहावलपुर तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा ना न्यूज़पेपर में और वीडियोस में, जब स्ट्राइक चल रही थी, अटैक हो रहा था, तब तो ये देख ही रहे थे। और एक है महमूना जोया, और एक है सरजन। ये 9 ये आतंकवादी ये ठिकाने थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। अब देखो, आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे होंगे, ये जो आपको 8 जो दिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल नजदीक में दिख रहे हैं, है ना, पाकिस्तान के। ये थोड़ा सा अंदर है, ये बहावलपुर अंदर है काफी। अब और यहाँ पे फैक्ट देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। 7 मई और 8 मई 2025 रात का समय था, रात में ही अटैक कर दिया था, है ना। चलिए, हाई प्रिसीजन वेपन्स का उपयोग किया गया। इन मिसाइल्स के बारे में मैंने रिलेवेंट टॉपिक में आप लोगों को कवर कराया है। स्काल्प क्रूज मिसाइल यूज की गई थी, ये फ्रांस की है। ठीक है, फ्रांस फ्रांस का वेपन है ये, हम लोगों के पास है। हैमर प्रिसीजन, ये गाइडेड बम था, ये भी फ्रांस का वेपन है। ठीक है, और तीसरा जो वेपन यूज किया गया इसका नाम है लोइटरिंग ड्रोन। सबके बारे में ध्यान रखना भाई, स्काल्प क्रूज मिसाइल का यूज किया गया, हैमर गाइडेड बम है ये मिसाइल नहीं है, बम है, ध्यान रखना। ठीक, और तीसरा वेपन था लॉइटरिंग ड्रोन। स्काल्प क्रूज मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप किसने किया? आपने सीख लिया, फ्रांस का ये वेपन है, डेवलप्ड बाय यूरोपियन मिसाइल सिस्टम कंपनी फ्रांस। ठीक है, और स्काल्प क्रूज मिसाइल जो है ये राफेल जेट में तैनात की जाती है, मिराज मिराज में भी ये इंटीग्रेट हो जाती है, और सुखोई 24 में भी इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी ऑपरेशनल रेंज आप देखिए,
स्काल्प क्रूज मिसाइल की रेंज 550, अच्छी खासी रेंज है। स्पीड स्पीड आपको यहाँ पे 1 मैक से कम दिख रही है, और 1 मैक से अगर कम रहती है तो उसे कौन सी मिसाइल बोलते हैं? उसे सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं। मैं अगला टॉपिक मिसाइल पे ही कराने वाला हूँ, ठीक है? उसमें आप सब सीख जाएंगे, क्या सबसोनिक है, क्या हाइपरसोनिक है, क्या सुपरसोनिक है, क्या बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, और क्रूज मिसाइल किसे बोलते हैं, अंतर क्या है, सभी में सारी चीजें आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है? तो स्पीड ध्यान रखना, ये सबसोनिक मिसाइल है। स्काल्प जो है ये सबसोनिक है, क्योंकि 1 मैक से कम स्पीड है। अब यहाँ पे हैमर के बारे में देखिए, हैमर क्या है? एक गाइडेड बम प्रणाली है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? डेवलप्ड बाय फ्रांस। अब थोड़ा ड्रोन्स के बारे में देखिए। ये लॉइटरिंग नाम के जो ड्रोन्स हैं, इनको सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है। इसका नाम आप ध्यान रखना, कामी काजे ड्रोन इनको बोला जाता है, ठीक है? कामी काजे, जो भी आप पढ़ लें, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसको बनाया कौन है? ये देखिए, ये तो हमारे स्वदेशी हैं। बेंगलुरु आधारित प्राइवेट कंपनी है, जो इसराइल मिलिट्री तकनीकी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में काम करती है। प्लस अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी। इन तीनों कंपनियों ने इस तरीके के जो ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन, इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है? चलिए, कुछ ऑपरेशंस हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने ऑपरेशन चलाए हैं, उनको भी देख लीजिए, क्योंकि मैचिंग मैचिंग में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन रेडल 1965 का इंडिया पाक आप वॉर देखते हैं, इसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन रेडल, ठीक है? पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन के जवाब में इसको चलाया गया था। उसी तरीके से एक ऑपरेशन एबलेज था। देखिए, अब आपको ध्यान रखना, 1965 का ही ये ऑपरेशन रेडल है, और 1965 की वॉर का ही ऑपरेशन ऑपरेशन एबलेज है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे आप ऑपरेशन देख रहे हैं। एलओसी के पास जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन रिडल था। कच्छ के रन में जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन एवलेस था, ठीक है? इन दोनों ऑपरेशन ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे हटा दिया, और ताशकंद समझौता जो 1966, 1 साल बाद, का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है? चलिए, इसके बाद ये देखिए, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन कैक्टस लिली। अब अगली वॉर पे आ जाइए, 1971 का जो वॉर हुआ, बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई यहाँ से, है ना? तो भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा जो संयुक्त हवाई अभियान था, ये था ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान। और ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था, ये 1971 का ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना जगह, कराची पोर्ट पर जब आक्रामक हमला किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन, ठीक है? ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के निर्माण में योगदान दिया। ऑपरेशन मेघदूत पे आ जाइए, 1984, सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर नियंत्रण। ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन विजय था, 1999। पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत का सैन्य अभियान। ऑपरेशन सफेद सागर, ये भी 99 का, कारगिल युद्ध का, लेकिन ये ऑपरेशन चलाया था वायुसेना ने, ठीक है? वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 वाली आपने देखी है ना? तब तो हम लोग थे ही, 99 में भी थे ही, उसके पहले हम लोग पैदा नहीं हुए थे, ठीक है? उरी हमला का जवाब था ये सर्जिकल स्ट्राइक 2016 का। आतंकवादी लॉन्च पैड को यहाँ पे टारगेट किया गया था। ये थोड़ा सा बिलर हो गया। ऑपरेशन बंदर 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर, पुलवामा हमले के जवाब में, ठीक है? तो ये सारे प्रीवियस ऑपरेशंस भी हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रिसेंट डे। मैचिंग में पूछा जाता है यार डेज। 8 मई को आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। और इस बार की जो थीम है, ये है मानवता को जीवित रखना, मानवता को जीवित रखना। अब 8 मई को थैलेसीमिया डे भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो 2 दिवस यहाँ पे याद कर लीजिए, एक हो गया क्रिसेंट डे या फिर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, दूसरा हो गया थैलेसीमिया दिवस, 8 मई, ठीक है? और भारत को तो वैसे भी थैलेसीमिया की राजधानी भी बोला जाता है। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल लेवल पर, तो भारत 25% का योगदान है, वैश्विक मामले, वैश्विक मामलों में 25% हिस्सेदारी भारत की ही है, ठीक है? बाकी थैलेसीमिया में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, आप लोगों को पता है, बच्चों में ज्यादा होता है, बच्चों में ही होता है। खून वून नहीं बनता है उनकी बॉडी में, ठीक है? हर महीने खून डलाना पड़ता है, बड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, वंशानुगत बीमारी है। बच्चों में जन्म से ही ब्लड नहीं बनता, जीवित रखने के लिए प्रति महीना रक्त चढ़वाना पड़ता है, कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है समुद्री प्रदूषण और समुद्री स्पीसीज। तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे स्पीसीज और ये जो समुद्री प्रदूषण है इसमें भैया क्या है सबसे भयावह है ये प्लास्टिक प्रदूषण। खास तौर से टॉपिक इसी का है ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए ये चौंकाने वाला आपको आंकड़ा सामने लिखा है। कुल समुद्री कचरे में 80% हिस्सेदारी भैया प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, प्लास्टिक पॉल्यूशन की है। प्रति वर्ष 8 से 10 मिलियन मीट्रिक टन, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है भैया ये तो। प्रति वर्ष 8 से 10 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है। एक अध्ययन में बताया गया है ये 2050 है, ठीक है, 2050 2050 तक समुद्र में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक वजन अधिक हो सकता है। मछलियों का वजन कम हो जाएगा भैया, प्लास्टिक पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। चलिए इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत आसान है, ये सब तो लिख ही डालोगे। बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी समुद्री जल में। और जो फूड चेन है, ओशन फूड चेन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, ठीक है। न्यूज में क्यों था, अतिक्रमण के कारण, अतिक्रमण हो रहा है तो ये फिर चूंकि संवेदनशील क्षेत्र है तो यहाँ पे फिर बायोडाइवर्सिटी को खतरा उत्पन्न हो रहा है ना। इस अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में लोगों के अतिक्रमण ने इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को खतरा उत्पन्न कर दिया है। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, बस मैचिंग पूछा जाएगा, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर ये सब चीजें याद रखेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा चीजें। बाकी ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या है ये सब जानते ही होंगे, राष्ट्रीय उद्यानों और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्यजीव अभयारण्य के आसपास का बफर क्षेत्र है 10 किलोमीटर तक, जिसमें मानवीय गतिविधियां रिस्ट्रिक्ट रहती हैं, ठीक है, या फिर अनावश्यक मानव गतिविधियां कम करने हेतु इसको घोषित किया जाता है ESZ को, ठीक है। भीमगढ़ है कहाँ पे, ये कर्नाटक में स्थित है, गोवा की सीमा के पास, पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। क्वेश्चन आपके लिए बस यही है, PCS के लिए, फैक्चुअल RORO के लिए, कर्नाटक में। और इसका नाम जो पड़ा है भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये भीमगढ़ किले के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। शिवाजी ने पुर्तगाली सेनाओं से बचाव के लिए इसको बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं KM बाई यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा। किन किन दर्रों से ये यात्रा होती है वो हम लोग सीखेंगे। वैसे ये टॉपिक मैंने पहले भी कवर किया था, अभी फिर से न्यूज में था तो फिर से कवर हो जाएगा। 2020 में चीन द्वारा तनाव के कारण, और उस समय पे तो कोविड भी था, 5 वर्ष के लिए ये जो यात्रा थी इस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। भारत ने इस यात्रा की पुनः शुरुआत की घोषणा की। न्यूज का तो ये कंटेस्ट है, बाकी इसके बारे में देखिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, यह यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है। और ये जो पर्यटन स्थल जो है, एक तो कैलाश पर्वत है और दूसरा पर्यटन स्थल मानसरोवर झील है। और कैलाश पर्वत का तो अलग इंपॉर्टेंस है ना, तमाम धर्मों के लिए। आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। इस यात्रा के लिए आधिकारिक मार्ग जो है वो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड से तो पास में ही है मानसरोवर झील और कैलाश, तो ये रास्ता जो है वो छोटा है। लेकिन यहाँ का टेरेन बहुत डेंजरस है ना, पहाड़ी इलाका है, तो नजदीक तो जरूर है लेकिन मशक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरा है नाथुला दर्रा, क्योंकि ये सिक्किम में है लेकिन सिक्किम से यहाँ पे प्रॉपर रोड बना है, ठीक है, प्रॉपर रोड बना है मानसरोवर तक। तो ये लंबा जरूर है लेकिन यहाँ पे बाकायदा एक रोड बना हुआ है, तो ये आसान है थोड़ा। यहाँ पे रोड नहीं है प्रॉपर, ठीक है, लिपुलेख दर्रा से रोड नहीं है प्रॉपर, लेकिन नाथुला से प्रॉपर रोड है। तो ये दो आधिकारिक रास्ता है, आप याद रखें, लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा, ठीक है। कैलाश पर्वत का इंपॉर्टेंस जानते ही हैं, हाँ, हिंदू धर्म के लिए है, बौद्ध धर्म के लिए है, जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थान है ये। बाकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु और करनाली नदियों का ये स्रोत भी है, ये भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ और फैक्ट आपके लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं इनको जल्दी से एक बार रिकॉल कर लीजिए। उमलिंग दर्रा कहाँ पे है, मैचिंग के लिए काम आएगा ज्योग्राफी में, लद्दाख में है, ठीक है। उमलिंग दर्रा लद्दाख में है, ये अभी करंट में भी था, एक आध महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये न्यूज में था। उमलिंग दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा बन गया, ठीक है। लिपुलेख दर्रा भी देखा आपने उत्तराखंड में, भारत चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है। और देखिए
हमारे जो व्यापारिक मार्ग है ना, व्यापारिक दर्रे जो है, दर्रा मतलब तो समझते होंगे ना, पहाड़ी रास्ता। ठीक है, पहाड़ी रास्ता। नाथुला, सिपकीला और लिपुलेख दर्रा जो है, ये भारत और चीन के बीच व्यापारिक दर्रे हैं। नाथुला, सिपकीला, लिपुलेख। माउंटेन पास ऑफ ब्लिज़र्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउंटेन पास ऑफ ब्लिज़र्ड किसे बोला जाता है? जोजिला दर्रा को बोला जाता है, बर्फ की वजह से। ठीक है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला। माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इस यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो दर्रा है ना, वो इस रिजर्व के अंदर है। मतलब इस रिजर्व के अंदर पहाड़ी होगी जी, पहाड़ी से रास्ता होगा। ठीक है, कटा हुआ रास्ता होता है। चलिए, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में देखते हैं भाई। चीन की मोनोपोली चल रही है, गुस्सा आ गए हैं चीन, है ना? क्योंकि चीन बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है जर्मेनियम का। ठीक है, जर्मेनियम का। और जर्मेनियम आप लोग जानते हो, है ना? अर्धचालक में बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बिना सेमीकंडक्टर बन ही नहीं पाएंगे। अब ये रिसा गए हैं, नाराज हो गए हैं, तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाकी देशों को। तो भारत ने रिक्वेस्ट किया है कि भैया ऐसा ना करो, और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते रहो, ताकि हम कुछ कुछ इंपोर्ट करते रहें, हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं वो चलती रहें। अब इतना रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं है, जर्मेनियम है ही नहीं। चीन ही 60% ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट करता था, प्रोडक्शन भी उसी के पास है। चीन ने अपनी, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए, ये बहाने होते हैं सब, अमेरिका द्वारा अभी लगाए गए ये टैरिफ वगैरह, क्या टैरिफ तो अब बहुत कम कर दिए। 125 था, फिर 10% कर दिया। ट्रम्प तो ट्रम्प ही है फिर, है ना? उनका कुछ समझ में आता नहीं है। अपनी वैश्विक आपूर्ति पर अपना नियंत्रण करने के उद्देश्य से क्रिटिकल मिनरल्स के निर्यात को प्रतिबंध कर दिया था चाइना ने, विशेष रूप से जर्मेनियम को। न्यूज में आपको मैंने बता ही दिया कि भारत रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत इन्हीं प्रतिबंधों को लेकर चीन से वार्ता कर रहा है, जिससे चीन के निर्यातों की बहाली हो सके, और भारत की अर्धचालक कंपनियां जो हैं, उनको जर्मेनियम की सप्लाई हो सके। ठीक है, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया हमारी हमारी पड़ी हुई है ना, हमारी मजबूरी है। चीन जो है विश्व के आधे से अधिक जर्मेनियम का उत्पादन करता है। जर्मेनियम को देखे है ना, चमकदार, थोड़ा कठोर, हीरे के समान इनकी संरचना होती है। समय मिलेगा तो इमेज लगा दूंगा, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंस याद रखिए, इसका यूज कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर आपने सीख ही लिया, अर्धचालकों के निर्माण में विशेष रूप से इनका उपयोग किया जाता है। बाकी और भी जगह है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जर्मेनियम का यूज होता है, ऑप्टिक्स में भी होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में होता है, इंफ्रारेड इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना, सभी में है। मेडिकल फील्ड में, इसका मतलब है मेडिकल फील्ड। चलिए देखिए, चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा जर्मेनियम उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इनका है भैया एक्सपोर्ट में। भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ई पीडीएफ में ये भी मिल जाएगा, 30 के 30 जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, मैंने सबको मेंशन किया है। ठीक है, खैर ये जो 30 अभी हैं, उनमें से जानिए, एक कोबाल्ट है, एक जर्मेनियम। ये हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, कोबाल्ट और जर्मेनियम की हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है, पूरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर है हम लोग, कोबाल्ट और जर्मेनियम पर। खैर, कोबाल्ट तो हम लोग और कहीं से ले लेते हैं, लेकिन जर्मेनियम चाइना से ही पॉसिबल है। चलिए, अभी एक शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया, जिसका नाम है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर, भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त पहल के तहत यह काम किया गया। इंदौर आपको ध्यान रखना है। कुछ और फैक्ट देखिए भिक्षावृत्ति के मामले में। भिक्षावृत्ति का जो सब्जेक्ट है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब जानते हैं, केंद्र और स्टेट, यूनियन और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं, दोनों लॉ बना सकते हैं। स्मॉल योजना इससे संबंधित है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जब लॉन्च हुई थी 2022 में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्मॉल स्कीम के बारे में। भिक्षावृत्ति में संलग्न जो व्यक्ति हैं, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए स्मॉल योजना है यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, एक क्वेरी यार, आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को करंट अफेयर्स के, इनके अलावा भी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो ये चीज तो यार आप लोग भी जानते हैं कि कहीं से भी आप अगर पेड कोर्स लेते हैं, है ना, करंट अफेयर्स का, और खासतौर से यूपी पीएससी या फिर आरओ के लिए एंगेज हैं, तो आप आई दृष्टि वगैरह पढ़ते होंगे, है ना, घटनासार पढ़ते होंगे। तो आप घटनासार को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आई दृष्टि को फॉलो करते हो, परीक्षा से पहले लॉन्च करेगा, अभी तो नहीं आई होगी, तो उसको पढ़ लीजिएगा।
मैं बस ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सेटिस्फाई रहें, है ना। नहीं तो मैं पीसीएस और आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे मटेरियल आपको तैयार करके दे ही रहा हूँ। फिर भी मैं बोलूंगा कि आप लोग एक कोई फॉलो कर लें, घटना सार पढ़ के जाएं परीक्षा में 27 जुलाई को, या फिर आई दृष्टि पढ़ लें। मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे भी आपको, पूरी सिनॉप्सिस बना के दे दूंगा। सिनॉप्सिस नहीं बना पाऊंगा तो उसी को डिक्टेट कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल परेशान मत होइए। बट ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है ये हेल्प करेगा आपको बहुत। वो आप परीक्षा देंगे तब पता चलेगा, या फिर पुराने स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो इसको जान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के अलावा आपको जीएस भी प्रोवाइड किया जाता है, तो कुछ कुछ जीएस के भी फैक्ट है यहाँ पे तैयार, रिवीजन होता रहता है। करें फिर शुरू करते हैं इसको। ये देखो पहला टॉपिक क्या है, एक मिनट इसको इरेज कर लें। हाँ, लूपेक्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो एल से जो फुल फॉर्म है लूनर, लूनर से आप समझ जाएंगे कि ये चंद्रमा की बात हो रही है, यानी ये मून मिशन है। क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये किस किस के जॉइंट वेंचर में है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भारत चाइना दिख जाएगा, भारत यूएसए दिख जाएगा, नासा दिख जाएगा, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी दिख जाएगा, है ना, या ऑस्ट्रेलिया का दिख जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है जापान, ठीक है। हम लोग किसके साथ काम कर रहे हैं, चंद्रयान 5 मिशन जो है, इसको लूपेक्स को चंद्रयान 5 मिशन भी बोला जा रहा है, ठीक है। और जॉइंट वेंचर में काम भारत और जापान। जापान आपके लिए परीक्षा के लिए ये आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संयुक्त चंद्र मिशन है, ठीक है। लूपेक्स चंद्रयान 5 मिशन के नाम से इसको जाना जा रहा है, और इसको लॉन्च किया जाएगा 27-28 में। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, 27-28। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जापान। चंद्रयान 5 मिशन जापान, और जापान के S3 रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा। चंद्रयान 5 का, देखो आप रोवर समझते होंगे और लैंडर भी समझते होंगे। रोवर एक एक तरीके से मशीन होती है, उसमें पहिए लगे रहते हैं, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज मूवीज में देखा होगा। तो अभी हमारे जो पुराने मून मिशन थे उसमें भी आपने देखा होगा। रोवर मतलब जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा, ठीक है, खुदाई वगैरह करेगा, मिट्टी के सॉइल के सैंपल लेगा, ये सारी चीज रोवर करता है। और लैंडर मतलब जो रोवर को उतारेगा जमीन पर। तो रोवर का जो विकास है ये जाक्सा करेगा, ठीक है, जापान करेगा, और लैंडर हम लोग बनाएंगे, यानी इसरो बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के काम हो गए। चलिए कुछ और फैक्ट देख लीजिए। यह मिशन 7 वैज्ञानिक उपकरण ले जा रहा है, जिसमें यूरोप का भी है ना, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर। और यूएसए का भी यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि बनाया तो जा रहा है इंडिया, और ये मिशन जो है वो जापान और इंडिया का है। लेकिन इसके साथ और भी इंस्ट्रूमेंट या फिर और भी यहाँ पे डिवाइसेस जो है वो ले जाया जाएगा बाकी देशों का। चलिए, मिशन क्या रहेगा, मिशन वही चंद्रमा पर जल का मानचित्रण, सॉइल के सैंपल वगैरह लेना, कंपोजिशन वगैरह, क्वालिटी वगैरह, इन सबको एनालाइज करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये लूपेक्स मिशन हो गया। दूसरा टॉपिक है EOS-09 मिशन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस रॉकेट से जा रहा था उसका नाम है PSLV-C61, ठीक है। ये जो C61, 60, 62 ये सब रहता है फ्लाइट नंबर है, ठीक है, फ्लाइट नंबर। और PSLV तो जानते ही हैं, PSLV हमारा GSLV है, GSLV मार्क भी है। ये लॉन्चिंग व्हीकल होता है, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल, इनको सिंपल भाषा में रॉकेट भी बोलते हैं। मतलब जो किसी भी सैटेलाइट को या फिर रिक्वायर्ड जो डिवाइसेस वगैरह होती हैं उनको ले जाता है ना। तो ये रॉकेट है। तो यहाँ पे PSLV-61 जो है रॉकेट में तकनीकी खराबी हो गई है, उसके कारण ये मिशन अभी फेल हो गया है। यानी EOS-09 ये जो सैटेलाइट थी ये अपनी कक्षा में पहुंच नहीं पाई। यूएस का मतलब ये अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 अपनी निर्धारित सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करने में विफल हुई है। तो यहाँ पे परीक्षा के लिए क्या है आपके लिए, परीक्षा के लिए ये वो नंबर डाल देगा, ठीक है, C60 लिख देगा, C61, 62 लिख देगा। और उसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना है EOS-09। ये PSLV का देखिए 63 का मिशन है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब आपको फैक्ट दिखेगा। 63 का मिशन, 63 मिशन का मतलब है कि ये 63वीं बार ऊपर जा चुका है, ठीक है, किसी ना किसी सैटेलाइट को लेके। उसमें से ज्यादातर तो यहाँ पे सफल ही देख रहे हैं आप, है ना। एक दो शायद 2-3 विफल हुई हैं, बाकी इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है।
EOS-09 के बारे में देख लीजिए। रिसैट 1B इसको कहा जा रहा है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सभी मौसम में पृथ्वी की इमेजिंग करने में सक्षम है। सिंपल यहाँ पे अगर एक आध ये छोटा मोटा अगर फैक्ट पूछ लेगा तो मुझे लगता है PSLV C61 के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारसनाथ माउंटेन आप जान ही रहे हैं। पारसनाथ माउंटेन ये कहाँ पे है? ये झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड में। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन गया, करंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तीनों दिशाओं में अगर सोचेंगे तो आपको तमाम क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाएंगे। मारंग जो है ये लोकल नाम है पारसनाथ पर्वत का। संथाल समुदाय द्वारा पारसनाथ पर्वत को मारंग भी बोलते हैं। ठीक है, मारंग का मतलब होता है महान पर्वत। ठीक है, न्यूज में रहने का भैया क्या कारण है? अब देखो पारसनाथ है, पारसनाथ तो आप समझते होंगे जैन धर्म आ गया यहाँ पे। और दूसरा धर्म आप यहाँ पे संथाल समुदाय देखते हैं, तो संथाल समुदाय तो यहाँ शिकारी समुदाय है ना। और दूसरी तरफ ये जो जैन समुदाय है ये तो अहिंसा और जीव हत्या ये सब तो इनके यहाँ होता नहीं है। तो ये जो क्लैश है ना उसी वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पारसनाथ पर्वत पर मांस शराब इत्यादि की ये जो सेल है ना या कंजम्पशन है पर पहले से लागू प्रतिबंध को सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। ठीक है, पारसनाथ पर्वत है कहाँ पे? झारखंड में, गिरिडीह जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सी माइन है जल्दी से बताइए? गिरिडीह जिला किसके लिए फेमस है? कमेंट करके बताइए, पुरानी करंट अफेयर्स वीडियो में कवर किए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? जैन समुदाय और संताल समुदायों के ये समुदाय का ये पवित्र स्थल है। अनेक जैन मंदिर और धाम वगैरह इस पहाड़ी पर स्थित है। पारसनाथ सहित 24 तीर्थंकरों में से 20 ने निर्माण प्राप्त किया था। ठीक है, इस पर्वत पर। इसी वजह से ये जैन समुदाय का यहाँ पे ये पवित्र स्थान हो जाता है। पहाड़ी पर स्थित, ये भी आपको ध्यान रखना है, जुग जाहेर थान, ये थान लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से पवित्र उपवन है। ये संथालों का सबसे पवित्र स्थल है। तो देखो आपने जैन समुदाय का इंपॉर्टेंस आपने देखा। यहाँ पे तीर्थंकर जो जैन समुदाय सॉरी जैन धर्म में हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पे निर्माण प्राप्त किया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे संथालों का जो इम्पोर्टेंस है वो पवित्र उपवन को लेके है। चूंकि दोनों पहाड़ी पे ही स्थित है तो इस वजह से यहाँ पे जो क्लैश है वो ये है। एक तरफ जैन समुदाय अहिंसा और शाकाहारी है और दूसरी तरफ यहाँ पे संथाल जो कम्युनिटी है इस पहाड़ी पर एक उत्सव ऑर्गेनाइज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम ध्यान रखना, सेंद्रा उत्सव। किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? संथाल समुदाय, ऑप्शन में दिख जाएगा। तो सेंद्रा उत्सव जो है इसमें अनुष्ठानिक उनका ट्रेडिशनल ये उनके कल्चर और रिचुअल का हिस्सा है। अनुष्ठानिक शिकार किया जाता है। तो एक तरफ दिख रहा है अहिंसा और शाकाहार और दूसरी तरफ यहाँ पे शिकार। तो क्लैश तो होना ही है ना। अब शिकार जो है वो जैन समुदाय की अहिंसा और शाकाहार के विपरीत है। इसी कारण दोनों समुदाय में ये लीगल जो है कानूनी लड़ाई ये चलता रहता है। 1855 का संथाल विद्रोह यहीं से शुरू किया गया था, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ पहाड़ी से लीडरशिप किसकी थी ये जानती हैं? सिद्धू और कानू मुर्मू जो थे, है ना। सिद्धू और कानू, पूरा नाम सिद्धू और कानू मुर्मू। मुर्मू तो अभी हमारी प्रेसिडेंट साहिबा भी है ना। कहाँ की हैं वो तो उड़ीसा की हैं। चलिए, और संथाल के बारे में जानना चाहेंगे? संथाल जनजाति भारत के सबसे बड़े स्वदेशी समुदायों में से एक है। झारखंड में रहती है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में है, उड़ीसा में है, असम में। ठीक, चलिए ये आसान सा प्रश्न है आपके लिए। 58th या 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये जो 58वां मिला है ये 2023 के लिए था। ठीक है, दो लोगों को दिया गया है। जगत गुरु ये राम भद्राचार्य जो है और दूसरे व्यक्ति हैं गुलजार। ठीक है, नंबर आपको याद रखना है। 58 जो मिला है ये दो लोगों को मिला है। राम भद्राचार्य के बारे में क्या जानते हैं? ये संस्कृत के विद्वान है। 240 से अधिक इन्होंने कृतियां लिखी संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा के में मतलब यहाँ पे महाकाव्य भी लिखे गए इनके द्वारा। ठीक है, 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये राम भद्राचार्य की अचीवमेंट है। गुलजार साहब को आप जानते ही हैं। इनका एक बार नाम पूछा गया था PCS में। पुराने स्टूडेंट्स जो अगर होंगे तो वो जान पा रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मिला होगा। इनका पूरा नाम पूछा था गुलजार साहब का, संपूर्ण सिंह कालरा। ये कवि हैं, लेखक भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं। ठीक है, ये तमाम इनको पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्य अकादमी भी इनको मिला है, दादा साहब फाल्के 2013 में मिला था। ऑस्कर अवार्ड भी हैं ये 2009 के। और ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला है 2010 में। ठीक,
तो ये अभी रिसेंट अवार्डी जो है, ये रिसेंट अवार्डी ज्ञानपीठ पुरस्कार के हैं। हम लोगों ने 59वां भी देखा है ना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, चलिए अभी नीचे मेंशन किया हूं। बाकी और भी फैक्ट देख लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखो 1961 में इसकी स्थापना हुई, ये फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था 1965 में। ठीक है। भारत का सबसे पुराना और ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ये आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी और अंग्रेजी के अलावा और भी भाषाओं में योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये ध्यान रखिए, स्टेटमेंट के लिए अगर पूछा जाएगा तो ये डाल देगा। केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए खास पॉइंट है, केवल भारतीय नागरिकों को। स्टेटमेंट में काम आएगा। जीवित व्यक्ति को ही मिलता है, ये भी स्टेटमेंट के लिए काम आता है। पोस्टहुमसली नहीं मिलता है, ध्यान रखना, मरणोपरांत नहीं मिलता है। ठीक है। 11 लाख नगद राशि, सरस्वती देवी की एक स्टेचू भी दी जाती है। बाकी ये जो प्रशस्ति पत्र वगैरह होता है ये सब दिया जाता है। बिल्कुल हालिया का देखिए, 2023 का देखा, दो लोगों को मिला 2024 में। 2024 का भी अनाउंसमेंट हो गया। 59वां, ये किसको मिल रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, चुना गया, अभी दे दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक। एक फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, नाम है विनोद कुमार शुक्ल और नंबर है 59। ठीक है, ये तीन बातें याद रखनी है आपको। चलिए निकारागुआ के बारे में देखते हैं थोड़ा। क्या है भैया ये, ऑब्लिक में यूनेस्को भी लिखा है। यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है निकारागुआ ने। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा सिंपल सा, कि अभी हाल ही में यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस किस देश के द्वारा की गई है, घोषणा किसके द्वारा की गई है। निकारागुआ लगा देना। यूनेस्को हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। 1945 में स्थापना, हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है ना, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। निकारागुआ की लोकेशन देखिए मैप पे, यहाँ से ज्योग्राफी से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है निकारागुआ। ये लोकेशन पूरा समझ रहे हैं ना, ये कैरेबियन सी, लेटिन अमेरिका ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, इस तरफ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। मैक्सिको आपको दिख ही रही होगी, मैक्सिको ये यूएसए की बॉर्डर है। एक रिवर इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है मैक्सिको और यूएसए की। नाम बताएंगे, चलिए नाम बता दे रहा हूँ, रियो ग्रांडे। ठीक है, रियो ग्रांडे रिवर ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है मैक्सिको और यूएसए की। अब इस निकारागुआ की लोकेशन देख लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैपिंग पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं आप लोग, बॉर्डरिंग कंट्री देखते हैं, आसपास की चीजें देखते हैं क्या है उसके पास, है ना। तो निकारागुआ देखो जो कंट्री है, ये लैटिन अमेरिका की तो सबसे बड़ी कंट्री, ये भी आपने सीखा। बॉर्डरिंग कंट्री देख लीजिए, ऊपर एक कंट्री है हॉन्डुरस और साउथ में एक कंट्री है कोस्टारिका। यानी दो ही कंट्री ऐसी हैं जो जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है निकारागुआ, हॉन्डुरस और कोस्टारिका। ठीक है, ये मैपिंग का क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। राइट में कैरेबियन सी है और लेफ्ट में पैसिफिक ओशियन है। एल साल्वाडोर है, इसको मत टच करा देना, अगर बॉर्डरिंग कंट्री पूछेगा निकारागुआ से तो एक ऑप्शन आपको एल साल्वाडोर भी वहां पे वो लिख के देगा। ठीक है, लेकिन एल साल्वाडोर देख रहे होंगे आप, मैं जूम कर दूं, ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है निकारागुआ से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये देख लिया, बॉर्डर कंट्रीज कोस्टारिका है और हॉन्डुरस है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। चलिए यहाँ पे कुछ एनरोलमेंट पढ़ेंगे हम लोग, सरकारी स्कूल, नामांकन, पीएम पोषण। पीएम पोषण यानी ये जो मिड डे मील है, मिड डे मील एमडीएम बोलते हैं, मिड डे मील पुराना नाम है, पीएम पोषण नया नाम है ना। बच्चों को खाना दिया जाता है एक टाइम का सरकारी स्कूलों में, कक्षा 1 से लेके 8 तक। न्यूज में क्या है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में सरकारी स्कूल के नामांकन और पीएम पोषण योजना की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। तो बताया गया होगा कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या घट रही है बढ़ रही है, कि सबके पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना। पीएम पोषण का क्या योगदान है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको यहाँ पे काफी फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें डालना तो अच्छा नंबर मिलेगा। देखें, ये जो रिव्यू मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। स्कूल में जो एनरोलमेंट है बच्चों का, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। स्टेटमेंट के लिए एक फैक्ट आपके लिए ये हो गया। ऑब्वियस है, हकीकत तो है ही कि सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। अब ऐसा नहीं है कि
सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो ऐसे ही मतलब भर्ती हो रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, कंपटीशन से जा रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे पंखे भी नहीं है, वहाँ पे टीचर लोग अपना बैटरी का पंखा लेके जाती हैं। तो प्रशासन के स्तर से भी बहुत बहुत सारी यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, सुविधाएं नहीं है। तो बच्चों के पेरेंट्स को तो यहाँ पे पहली चीज जो है वो चाहिए सुविधा, है ना। दूसरी चीज चाहिए माहौल। तीसरी चीज चाहिए शिक्षक। तो सुविधा तो नहीं है, ये तो हकीकत है। कहीं कहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ स्कूल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, प्रॉपर सब अच्छे से होता है। लेकिन आप बहुत अगर रिमोट एरिया में जाएंगे ना, जो रिमोट बहुत ज्यादा अंदर के गांव है, वहां पे जो प्राइवेट स्कूल है, वहां पे बहुत ज्यादा स्थिति खराब है ना। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तो ये सारी चीजें मिल नहीं पाती हैं। शिक्षक हैं, अवेलेबल हैं, बट सुविधाएं नहीं है। तो शिक्षक ठीक है, अपनी ताकत लगाता है, कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश जो है ना वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। देखिए यहाँ पे स्कूल नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। अब चूंकि संख्या ज्यादा है तो अ, उत्तर प्रदेश अव्वल ही हो जाता है ना। चाहे वो टॉप लाइन वाली बात हो, चाहे वो डाउन लाइन वाली बात हो। उत्तर प्रदेश में कितनी कमी हुई देखिए एक साल में, लगभग 22 लाख, लगभग 22 लाख छात्रों की गिरावट हुई है 2023-24 और 24-25 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके दौरान, मतलब एक ही साल तो हुआ। तो एक साल में 22 लाख छात्रों की गिरावट बहुत बड़ी बात है यार। तो इसका मतलब ये है कि यार सरकार को अच्छे से यहाँ पे रिव्यू करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है जानती नहीं है, सरकार जानती तो सब है, स्टेप वाली बात है। बीईओ से कभी मिलिए या बीएसए से मिलिए, है ना। और बीईओ से मिलिए कि आपके अंडर में जितने स्कूल हैं, कितनों में लाइट नहीं है, कितनों में पंखा नहीं है, कितनों स्कूलों की तो एक्सेस ही नहीं है टीचरों को जाने के लिए। रोड पे टैक्सी खड़ी हो जाती है ना। वो स्कूल है 2 किलोमीटर अंदर, कोई रास्ता रास्ता नहीं है। क्या है समस्या, फिर पैदल जाइए। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कुछ दोस्तों के साथ है, उनकी वाइफ वगैरह हैं टीचर, तो उनके स्कूलों की मैं स्थिति बता रहा हूँ फिलहाल, तो ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो 1500-1600 मीटर वो पैदल चलती हैं रोज, या फिर घूम के आना पड़ेगा, तो घूम के फिर वो 4-5 किलोमीटर हो जाता है। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो टीचर वाली वैन होती है वो फिर रोड पे ही छोड़ के जाती है, वो आगे बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे टीचर रहते हैं, सब अलग अलग स्कूल के रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने वाले को ही इतनी समस्या है, तो फिर बाकी समस्याएं तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो देखो यहाँ पे एनरोलमेंट सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद बिहार में, फिर राजस्थान में, फिर पश्चिम बंगाल में। ये डेटा थोड़ा ध्यान रखना। पीएम पोषण का देखिए, एमडीएम इसको बोलते हैं, पुराना नाम मिड डे मील है। ये तो पैट क्वेश्चन रहता ही है ना, यूपी स्पेशल में भी पूछा जाता है खूब। 1995 मिड डे मील कब लॉन्च हुई थी, 1995 में। ठीक है। ये शायद, कोई नहीं, ये दोबारा स्कैन हो गया। इसको देखिए, ये जो जैम है, गवर्नमेंट ई मार्केट, इसके बारे में जानते हैं ना। राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है ये अभी इसका 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बारे में हम लोग थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 8 साल से तो पढ़ते ही आ रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा वस्तुओं और सेवाएं, यानी कि गुड्स और सर्विस जो है, इनकी खरीद को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन मंच है। तो यहाँ पे क्रेता कौन है, यही सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखो, यहाँ पे दो दो फैक्ट याद रखिए। 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाकी पर्पस तो आप लोग जानते होंगे। 2016 ही यहाँ पे आप फैक्ट याद रखिए बस। चलिए 143 पढ़ते हैं। आर्टिकल 143 तो आप समझते हैं, राष्ट्रपति की पावर है ये, है ना। सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मशवरा करना होता है लीगल इशू पे, तो वो पूछ लेता है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ प्रेसिडेंट है और एक तरफ सीजीआई है। तो प्रेसिडेंट को पावर है 143 से कि ये कुछ भी पूछ लेते हैं सीजीआई से, लीगल इशू पे, पब्लिक इंटरेस्ट का अगर कोई इशू है तो उस पर। लेकिन सीजीआई की भी यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जवाब देगा ही देगा, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ने राय राय मांगी सीजीआई से। अब सीजीआई की यहाँ पे मर्जी है। क्या है, मर्जी। वो राय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तरफ भी काउंटर है। मान लीजिए सीजीआई ने यहाँ पे कुछ राय दे दी, है ना। प्रेसिडेंट साहब ने जो क्वेश्चन पूछा था
या फिर सलाह मांगी थी, राय मांगी थी, सीजीआई साहब ने राय दे दी। वो राय चलेगी प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो राय माने या ना माने, है ना। तो दोनों तरफ काउंटर है, आपके पास शक्ति है तो हमारे पास भी है, उस तरीके का। न्यूज में क्या है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शदायी राय जो है 143 में आई है, हेतु सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया है। राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न को जो सार्वजनिक महत्व का हो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको समझा ही दिया। सर्वोच्च न्यायालय इन प्रश्नों पर अपनी राय दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। जैसे इनकार भी किया था 1993 में, अगर राम जन्मभूमि मामले की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप इनको चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हो, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये सब नहीं आता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय केवल पराम ये जो है परामर्शदायी होती है, ये कोई न्यायिक घोषणा नहीं है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय मानना बाध्यकारी नहीं है। दोनों तरफ से बैलेंस कर दिया गया। चलिए, इस एक्ट का आपको ईयर याद रखना है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम अभी बहुत चल रहा है ना, इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा। नाम तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हरियाणा की एक यूट्यूब ये जो ट्रैवल ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके चर्चा में है ना। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके वीडियो के माध्यम से बताई गई थी, ऐसा लीक्ड है, मतलब कथित तौर पर। अब जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पाकिस्तान समर्थक सामग्री कथित जासूसी के आरोप में हरियाणा की एक ट्रैवल ब्लॉगर या यूट्यूबर को इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। परीक्षा के लिए क्या याद रखना है आपको, ये 1923 शासकीय गुप्त बात अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ओएसए 1923। ठीक है, ओएसए 1923, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। औपनिवेशिक काल में ये इसका गठन किया गया था। 1904 में इस एक्ट को और कठोर बना दिया गया। 1904 में कौन था, कर्जन था ना। उद्देश्य क्या है, संवेदनशील जानकारी को अनधिकृत, अगर आप उसको रेंडर कर रहे हैं, प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो इसको रोकना। और भारत की सोवरेनिटी है, फिर इंटीग्रिटी है, या फिर ये स्ट्रेटेजिकल, ये जो एम रहते हैं, सामरिक उद्देश्य जो है, इनकी रक्षा करना। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। भारतीय नागरिक और गैर नागरिकों पर भी ये लागू होता है। ये एक धारा याद रखिएगा, ठीक है, धारा 152। बीएनएस तो अब नया वर्जन है, ये है ना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, इसके तहत भी उनको देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा डाला गया। तो ये 152 धारा याद रखना, देशद्रोह और राजद्रोह से संबंधित है। चलिए, पीएम ई ड्राइव स्कीम पढ़िए। ई ड्राइव आसान है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इनको तैनात करने का प्लान है उद्योग मंत्रालय का। यहाँ पे इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय भारत के प्रमुख शहरों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें तैनात करेगा। तो सिंपल अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक बस। 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय है। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के उपयोग को बढ़ावा देना है। मेन पर्पज तो अभी यही है, इलेक्ट्रिक बसें बड़े बड़े शहरों में लॉन्च की जाएंगी, सरकारी बसें, पीएम ई ड्राइव के तहत। अब चूंकि इलेक्ट्रिक है, ईवी है, ईवी की बात चल ही रही है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है, जिसे चार्जिंग स्टेशन बोलते हैं, चार्जिंग स्टेशन की भी कमी है, बट काम कर रहा है ना। इसमें सबसे बड़ा काम किसका है, टाटा का, है ना, टाटा पावर। ये चार्जिंग स्टेशन काफी संख्या में बन रहे हैं, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ईवी जो फोर व्हीलर है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी खरीदने में। अभी तो यही डर लगता है कि चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, घर पे ही चार्ज करना पड़ेगा। ये देखिए 2070 तक भारत का लक्ष्य, पुराने फैक्ट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य क्या है, 2070। अब बसें भी अगर ईवी से चलेंगी तो ठीक है, काफी पोल्यूशन में कमी तो आएगी। जो हैजार्डस गैसेस हैं उनका उनका एमिशन कम से कम होगा। तो यहाँ ये अचीव करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी 2070 तक, है ना। नेट जीरो कार्बन एमिशन का क्या मतलब है बताएंगे। इसका मतलब ये है क्या कि 2070 तक कार्बन का जो एमिशन है वो जीरो हो जाएगा। इसको मैंने आपको समझाया है ना, पुरानी करंट अफेयर्स पीटीएम में। इसको कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या है। 2024-25 में ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, इनकी बिक्री भी बढ़कर देखो अच्छी खासी
5.7 लाख यूनिट। ये बस एनालिसिस के लिए, ये फैक्ट याद नहीं रखना है, ठीक है। 5.7 लाख आपको ध्यान रखना, बस ये है, समझना ये है कि अच्छी खासी अब सेल होने लगी है, लोग खरीद रहे हैं। ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये भी लोग खरीद रहे हैं अब। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन पहले भी डिस्कस हो चुका है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वन लाइनर में शायद पहले पढ़ा पढ़ा था, है ना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ? रोटरडैम, नीदरलैंड में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत की पहलों को हाईलाइट किया इस सम्मेलन में। तो टारगेट तो हम लोग जानते ही हैं, हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का जो टारगेट है वो है 5 MMT। इस डेटा को तो हम लोग शायद 1 डेढ़ साल से तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। 5 MMT पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर रहेगा कब तक? 2030 तक। तो ये इस मिशन के तहत है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारे पास मिशन भी है, भारत सरकार के पास मिशन भी है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, जिसका टारगेट वगैरह ये सब दिख रहा है आपको, 5 MMT पर ईयर 2030 तक। मिशन का पहला फेज, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट ध्यान रखना है 2 फेज में होगा, 22-23 से लेकर 25-26, फिर 27 से लेकर 30 तक। इंपॉर्टेंट डेटा है 5 MMT का 2030 तक। ये स्कीम भी अभी लॉन्च हुई है, ये शायद पिछले मंथ के वीडियो में कवर कराया था, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। अब देखो, ग्रीन हाइड्रोजन से मुख्य परीक्षा में तो क्वेश्चन आना ही है, तो अगर ये जो इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट के, तो वो भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तो ठीक है, पुराना है, लेकिन ये जो है ये अभी लॉन्च किया गया कुछ ही महीने पहले। ध्यान रखना, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है आप लोगों को। इसके तहत क्या हो रहा था, जो भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो यूनिट है ना, जो जो प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, उनको सर्टिफाई भी तो करना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने लगा। यहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए स्कीम लाई गई है कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट होगी उसको सर्टिफाई किया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, है ना, मार्केट भी बढ़े हमारा, बाहर के लोग को भी पता चलना चाहिए ना कि हाँ ये सर्टिफाइड यूनिट है। तो बाय सेल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आसानी रहेगी। हाइड्रोजन का मार्केट बढ़ाना इसका लक्ष्य है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें। ग्रीन हाइड्रोजन हब एक ये भी है स्कीम। इसके तहत क्या किया जाएगा, ये जो हमारे बंदरगाह हैं, जैसे कांडला पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हब बनाया जा रहा है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब के तहत। चलिए बताइए, मेजर पोर्ट कितने हैं भारत में? मेजर पोर्ट की संख्या बताइए। चौथा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी हम लोग यहाँ पे मार्केट और अपनी हिस्सेदारी और अपना बेस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ साझेदारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है भाई? ग्रीन हाइड्रोजन यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस से तो अपोजिट है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो इतना नुकसान पहुंचाती हैं हमारे एनवायरनमेंट को, अब इससे नहीं होगा ग्रीन हाइड्रोजन से, क्योंकि इसका जो मेथड है, इसको बनाने का जो मेथड है वो है पूरा रिन्यूएबल, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा जल जल को हाइड्रोजन और O2 में विभाजित किया जाता है। मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन बन रही है वो किससे बन रही है? वाटर से बन रही है। और वाटर, ये जो वाटर है इसका जो यहाँ पे डीकम्पोजिशन किया जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जो मेथड इसमें यूज कर रहे हैं वो भी रिन्यूएबल प्रोसेस है, ठीक है, वो भी रिन्यूएबल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोयला जला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना पहली लाइन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। उससे ये फिर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। चलिए, विश्व कछुआ दिवस 2025। कछुआ, कछुआ हिंदी में देखो, हिंदी में तो एक ही नाम है, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग नाम है। एक टर्टल होता है, एक टॉर्टोइज होता है ना। टर्टल टॉर्टोइज में फर्क समझते हो? ये टर्टल दिवस है 23 मई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। मैचिंग में पूछेगा, वहां पे फिर कहोगे कि ये कैसा दिवस पूछ लिया, इसका कोई मतलब है? बहुत मतलब है ना, बहुत मतलब है। एक गौरैया दिवस पूछा जाता है, गौरैया दिवस बताइए। मार्च में होता है ना, मार्च में। डेट आप लोग बताएंगे कमेंट करके। कछुआ दिवस देखिए, 23 मई को हो गया। पर्पस जानते ही हो, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना है उनको और लोगों को जागरूक करना है कि कछुओं का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे एनवायरमेंट में, है ना, इकोसिस्टम में।
स्थापना होती है 2002 में। ये सब नहीं, बस 23 मई। बाकी टर्टल्स और टॉर्टोइस के बारे में थोड़ा जानिए, इसके ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। टर्टल्स जो है ये असमतापी प्रजाति होते हैं, अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। टर्टल्स, मैं इसमें डिफरेंस लिखा हूँ, वैसे मैं कई बार बताया हूँ, पर पहली टेसरी जो हुआ करती थी तो उसमें मैंने फिगर एगर से भी आपको बताया था। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता दूंगा। टॉर्टोइस टर्टल, टॉर्टोइस ये जो है ये जमीन पर रहता है। ठीक है, जमीन पर रहते हैं, इनके पैर होते हैं, पैर भी होते हैं और नख भी होते हैं, बाकायदे 4 पैर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जमीन जमीन पर रहना है तो पैर तो रहेंगे ना भाई। और टर्टल्स जो है ये पानी में रहते हैं, ये एडेप्टेड फॉर वाटर, ये रहते हैं जल में, पानी में। तो पानी में रहेंगे तो पैर तो रहेंगे नहीं, फेंस रहेंगे। ठीक है, अब मैं इमेज लगाने की कोशिश करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग ये ओलिव रिडले पढ़ते हैं, ओलिव रिडले, उड़ीसा का तट, है ना, मास नेस्टिंग के लिए आते हैं ना, मास नेस्टिंग के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो ओलिव रिडले जो है वो टर्टल है, टॉर्टोइज नहीं है। ठीक। चलिए, टॉर्टोइज ये बता ही दिया, स्थलीय जानवर होता है। और टर्टल जो है अडॉप्टेड फॉर या वाटर, इनके पैर होते हैं, इनके पैर नहीं होके फिन्स होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये ऑयल स्प्लेज वाली बड़ी घातक यार ये समस्या है अभी, है ना। तेल रिसाव का मतलब है कि जिस एरिया में, एरिया तो रहेगा समुद्र का ही, जिस एरिया में ये स्प्लेज होता है तो वहाँ का इकोसिस्टम तो हो जाता है चौपट, है ना, इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। एक जहाज था लाइबेरिया का, ये केरल के तट पर अभी डूब गया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जहाज में कैल्शियम कार्बाइड को कैरी कर रहा था, कैल्शियम कार्बाइड को कैरी कर रहा था, ले जा रहा था, यही डूब गया। तो ये कैल्शियम कार्बाइड पूरा कहाँ चला जाएगा भाई? पूरा ओशन में चला जाएगा ना। तो वहां के आसपास का तो इकोसिस्टम गया फिर। तो ये जहाज डूब गया, जिससे तेल रिसाव और अन्य खतरनाक सामग्री से समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इको ओशियन ओशियनिक जो इकोसिस्टम है, ये यहाँ पे खतरा उत्पन्न हो गया। यह जहाज कैल्शियम कार्बाइड और डीजल ले जा रहा था। अब भाई कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करके पता नहीं क्या क्या बना डालेगा, समुद्री जल में अभिक्रिया करके अत्यधिक ज्वलनशील गैस जिसका नाम है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। तो ये सबसे घातक समस्या हो गई है। कैल्शियम कार्बाइड ले जा रहे थे, उसने जल से रिएक्शन करके एसिटिलीन बना ली। और ये है हाईली इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, तो पानी के अंदर वो जल जाएगी, है ना। खतरा क्या क्या हो गया, ये हो जाएगा, इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, वहां पे जितनी भी स्पीसीज हैं वो मर जाएंगी, है ना, अलग अलग तरीके की समस्या हो जाएंगी। अगर चूंकि तट पे हुआ है ना, ये डूबा तट के पास ही है, तो तटीय कोस्टल इकोसिस्टम जो होगा वो भी खत्म। वहां पे आजीविका के लिए हजारों लोग वहां पे काम भी करते होंगे, उनका भी खत्म हो गया। मछुआरे मछली अछली पकड़ते होंगे, उनका भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे हेल्थ का भी इशू हो जाएगा, है ना। और ये भी एक गंभीर बात है, समुद्री पक्षियों के जो पंख हैं या फिर और भी मैमल्स हैं समुद्री स्तनधारी, इनके शरीर पर इस केमिकल की परतें बन जाती हैं। ठीक है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के ओशियनिक ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑयल जो रिसाव, ये जो तेल का रिसाव होता है, तेल को कैप्चर करने के भी तमाम आप लोगों ने मेथड्स पढ़े होंगे। एक सिंपल मेथड तो यही होता है, बायो रेमेडिएशन, पढ़े हो ना, मुख्य परीक्षा में खूब पूछता है और प्रीलिम में भी पूछता है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है। तो एक मेथड ये है। और क्या समस्याएं हो जाती हैं भैया ऑयल स्प्ले से? मछलियों के गल फड़े बंद हो जाते हैं, वो सांस फिर कैसे लेंगी, इनका भी जीवन खत्म। दूसरी समस्या, तेल की परतें जो हैं ये सूर्य के प्रकाश को अंदर घुसने नहीं देती, अवरुद्ध करता है। तो सूर्य का प्रकाश कुछ डेप्थ तक तो जाता ही है ना भाई, तो जहां तक जाता है वहां तक भी बहुत बड़ी स्पीसीज है ना, वहां का एक अपना एक संसार है, इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे देखो, अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका क्या होगा? इन पर भी नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी मरमरा जाएंगे, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, ये सारे मुख्य परीक्षा में आए तो लिख देना। प्री में भी पूछ सकता है, प्री में ऐसा नहीं है पूछा नहीं, कई बार पूछा है ऑयल स्प्लेज के बारे में, मेथड्स पूछे हैं। चलिए, विश्व डुगोंग दिवस आपने अभी 23 मई पढ़ा था, कछुआ दिवस, है ना। अब डुगोंग पढ़िए, डुगोंग देखे हो ना, ये गाय है, समुद्री गाय, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं। 28 मई को ऑब्जर्व करते हैं ये, क्योंकि देखो यार बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है, एक कुछ ही संख्या में बचे हुए हैं।
तो इनका डे जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 मई पर ट्रिपल स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, डेज में अगर आएगा तो इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसको जरूर डालेगा वो मैचिंग में। भारत के नेचुरल हैबिटेट जो है, इनमें केवल 200 डुगोंग ही बचे हैं। देख रहे हैं क्या स्थिति है। इनके संरक्षण की प्राथमिक आवश्यकता है। डुगोंग के बारे में देखिए, इसको समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। यह एक स्तनधारी प्राणी है। स्टेटमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस, पीवाईक्यू में देखिएगा, इस सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। समुद्री घास पर निर्भर होने के कारण फार्मर ऑफ द सी, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। फार्मर ऑफ द सी किस जानवर को बोला जाता है? डुगोंग लगा के आ जाना। ठीक है, इसको, ये उसका उपनाम है। चलिए, संख्या का एक कारण और है। एक तो ठीक है, ह्यूमन जो मानवीय कारण है वो तो है ही, ठीक। बाकी इनको ईश्वर ने भी ऐसा बनाया है, ये कारण है ईश्वरीय, है ना, नेचुरल रीजन है। इनकी जो रिप्रोडक्शन, इनका जो टाइम होता है ये बहुत लेट है, बहुत टाइम टाइम टेकिंग है। प्रत्येक 3 से 5 वर्षों में ये बच्चे पैदा करता है ना। तो 3 से 5 वर्ष का ये जो समय है ये बहुत ज्यादा लंबा है। इस वजह से इनकी संख्या सीमित ही रहेगी। प्रजनन चक्र जो है ये बहुत धीमा है, इसके कारण भी इनकी संख्या बहुत सीमित है। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके लिए। समुद्री घास जो पढ़ते रहते हो ना, समुद्री घास है क्या? अगर एक भी टाइप पूछ लिया तो फिर कान खड़े हो जाएंगे। इन घासों के नाम याद रखना। ठीक है, ये का नाम है, ये जो साइमोडोसिया, हेलोफिला। इसको ऊट पटांग क्वेश्चन मत समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। चूंकि एक सब्जेक्ट है ना आपके सिलेबस में, तो ये बहुत बेसिक है। ये ऊट पटांग नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको जानना चाहिए। साइमोडोसिया, हेलोफिला, थैलेसिया और हेलोड्यू, ये वही घास है, वही भोजन है, ये जो डुगोंग करता है। और डुगोंग की तरह तमाम ओशियानिक स्पीसीज हैं, वो भी इनको आहार के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये घासों के नाम है। चलिए देखिए, एशियाई उत्पादकता संगठन, एशियाई उत्पादकता संगठन क्या है? इसमें भारत ने अभी इसको होस्ट किया है, इसकी चेयरमैनशिप होस्ट की है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। वर्ष 2025-26 के लिए भारत ने आधिकारिक रूप से अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ये जो है एपीओ, अंतर सरकारी निकाय है, स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर टोक्यो में। ठीक है, एशियाई उत्पादकता संगठन होस्ट भारत ने किया, हेडक्वार्टर जापान में। दो क्वेश्चन, दो यहाँ पे फैक्ट आपके लिए, स्टेटमेंट के लिए। सिकल सेल रोग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से रिवाइज कर लीजिए। सिकल सेल की समस्या बड़ा गंभीर समस्या है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होती है, इनका आकार देखो ना, गोल होता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन आप अगर डिजीज हो गए सिकल सेल के, तो ये जो आरबीसी है ये सिकल में कन्वर्ट हो जाती है। सिकल मतलब ये हसिया जैसा शेप है ना, ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगी इस शेप में। तो सर्कुलर शेप में कोई चीज अगर फ्लो होगी ब्लड वेसल में, है ना, ब्लड वेसल में यही तो फ्लो कर रही है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ब्लड वेसल में आरबीसी फ्लो करती हैं, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में अगर रहेंगी तो आसानी से फ्लो कर जाएंगी। अगर ये वाला रूप हो जाएगा तो वो फ्लो कैसे कर पाएंगी? तो फंस जाएंगी ना अंदर ही अंदर कहीं पर, तो फिर और गंभीर समस्या हो जाती है। तो वही है सिकल सेल रोग, रक्त संबंधी वंशानुगत विकार है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये है क्या? आपको ध्यान रखना है, ये ब्लड डिसऑर्डर होता है एक, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर होता है। इमेज से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये इमेज है, इस सिका आपकी आरबीसी इस रूप में बदल गई है। अब फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड का प्रॉपर, क्योंकि ये भी आगे जाके फंस जाएंगी कहीं पे, है ना। वो नीचे में फिगर में मेंशन किया हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है, आरबीसी अपने सामान गोल आकार के बजाय सिकल या फिर अर्ध चंद्राकार आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर करता है, दिक्कत हो जाती है। अब देखो, ये ब्लड सेल आपके सामने दिख रही है, ये ब्लड सेल है, ये सॉरी ये ब्लड वेसल है। ये ट्यूब ट्यूब है ना, जो ये ट्यूब, ये ब्लड वेसल है। इसके अंदर ये आरबीसी आपको दिख रही है ग्रीन कलर से, ना, गोल शेप में दिख रही है ना, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर सिकल सेल से आप पीड़ित हो गए तो आपकी स्थिति हो जाएगी ऐसी। ये जो गोलाकार की आरबीसी थी, ये हो जाएगी इस तरीके से, हसिया के आकार की, अर्धचंद्राकार शेप की। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो सब इकट्ठा हो गई ना, फंस गई। शेप के वजह से फ्लो ही नहीं कर पा रही है, वो फंस गई हैं, अटक गई हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर दे रही है। आरबीसी डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड आरबीसी है,
और यहाँ पे डिस्टॉर्टेड आरबीसी ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये सिकल सेल है। कर लेंगे ना अब। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सिकल सेल किससे संबंधित है, ब्लड डिसऑर्डर, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर इमेज भी आ रही है ना तब भी आप पकड़ लेंगे। इमेज हंसिया के आकार की है, आप सोचोगे हंसिया के आकार का है क्या है, आप सोचोगे फिर आरबीसी है, फिर सोचोगे आरबीसी कहाँ बहती है, तो आप ब्लड वेसल में बहा दोगे। हाशिया सेफ हो जाएगा तो बहाओगे कैसे, फंस जाएंगी वो। तो अपने आप लगा लोगे ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा इन हाउस इंक्वायरी के बारे में। बाहर से इंक्वायरी नहीं कर पा रही है सीबीआई वगैरह या फिर एनआईए वगैरह या फिर आईबी वगैरह, तो लोग फिर क्या करते हैं, अपने अंदर ही इंक्वायरी कर डालते हैं, है ना, क्योंकि बाहर के लोगों को पता ना चले। तो ऐसा पार्लियामेंट में भी होता है, गवर्नमेंट स्तर पर भी होता है, जुडिशरी स्तर पर भी होता है, हर जगह होता है। हमारे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता होगा, है ना। अभी आपने देखा ही होगा, न्यूज में पढ़ ही रहे हैं ना, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से बहुत बड़ी मात्रा में कैश पाया गया था ना, आग लग गई थी। तो ये उसी का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया था कि हम इन हाउस इंक्वायरी कराएंगे और उसमें पता करेंगे कि वास्तव में मामला क्या है, मसला क्या है। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, छिपाने वाली बात हो गई है ना। उसी पे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन किया है इन हाउस इंक्वायरी पर। सु- तो यही जो इन हाउस इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट की, इसी बात को लेके यहाँ पे चुनौती दी गई है उपराष्ट्रपति के द्वारा कि भैया ये सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं है ना। इन्होंने क्या क्वेश्चन रेज किया है, देखिए। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी के संवैधानिक आधार को चुनौती दी है। उपराष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी जब्त होने के बाद के बीरा स्वामी निर्णय 1991 की समीक्षा की मांग की। आपके लिए देखो यहाँ पे पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। आप इन हाउस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और दूसरी आप यहाँ पे बात सीखेंगे के बीरा स्वामी निर्णय 1991 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा। इन हाउस इंक्वायरी के बारे में देखिए, पहले आंतरिक जांच जो होती है, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की एक पैनल द्वारा आंतरिक जांच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ मामला क्या है। अब आपस के ही लोग अगर इंक्वायरी करेंगे तो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां पे इंक्वायरी जो कमेटी है, आंतरिक जांच जो आंतरिक जांच वाले जो पैनल है ना, इसमें जो जजेस हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे के बीरा स्वामी निर्णय 1991 में कुछ बातें बोली गई थी, उन बातों को आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में ये पूछा जाएगा। इस निर्णय में न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवकों के रूप में वर्गीकृत किया गया। आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा एक टॉपिक, लोकपाल वर्सेस हाईकोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। लोकपाल ने हाईकोर्ट के जजेस को लोक सेवक के रूप में वर्गीकृत किया था, है ना। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट और लोकपाल के जो तर्क थे, सुप्रीम कोर्ट के जो तर्क थे, इन पर हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था लोकपाल से कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये लोक सेवक के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, लोक सेवक के दायरे में नहीं आते हैं। लोक सेवक तो हैं लेकिन इसके दायरे में नहीं आते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। अब यहाँ पे जो बी सॉरी ये जो के बीरा स्वामी निर्णय 1991 में है, यहाँ पे तो लोक सेवक के रूप में इनको वर्गीकृत किया। तो ये आपको बात ध्यान रखना है, 1991 में ऐसा निर्णय आया था, जजमेंट आया था। लेकिन किसी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर अगर दर्ज करानी है तो भैया सीजीआई की मंजूरी चाहिए। आपने देखा होगा, अभी इसलिए न्यूज न्यूज में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर कोई एफआईआर नहीं हुई अभी तक। वो इसी वजह से नहीं हुई है। ठीक है, चलिए ये देखिए नोट में कुछ और बातें हैं, इनको देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी दोषी न्यायाधीश के संबंध में इनके द्वारा यानी सीजीआई के द्वारा सौंपे गए कार्य को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम जो दिया गया था वो वापस ले लेगा, है ना। दोषी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश कर देगा, यही ना करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो महाभियोग तो भैया कोई आसान काम तो है नहीं, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। महाभियोग दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, बहुत टफ प्रोसीजर होता है। महाभियोग याद रखना 124, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का महाभियोग का यहाँ पे जो सीन है। ठीक, और हाई कोर्ट के जजेस का वैसे इम्पीचमेंट नहीं लिखा रहता है ना, इम्पीचमेंट तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लिखा है।
यहाँ पे जजेस की बात में रिमूवल शब्द लिखा है, ठीक है, बट आप उसको ट्रीट कर सकते हो इम्पीचमेंट की तरह, कोई दिक्कत नहीं। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 217 ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए रिमूवल प्रोसेस, और ये 124 सब क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। दो ही आधार पर इनको हटाया जा सकता है, एक तो मिसबिहेवियर होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए इनकैपेसिटी। ये दो ग्राउंड से याद रखना, और तीसरा ग्राउंड कोई नहीं है, ठीक है, और तीसरा ग्राउंड कोई नहीं है। चलिए हार्ट लैम्प के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस कृति को मिला है, हार्ट लैम्प को। ये क्या है, कृति है, रचना है, लिटरेरी सुपर सुपर लिटरेरी वर्क है, कुछ भी कह लीजिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसका पुराना नाम क्या था? मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज के नाम से इसको जाना जाता था। अब नहीं है ये, अब नया नाम है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। लेखक कौन है? पहला फैक्ट लेखक याद रखना है, दूसरा फैक्ट आपको अंग्रेजी अनुवादक लिखना है। देखो कभी कभी जो ओरिजिनल लेखक है उनको ना पूछ के अनुवादक पूछता है। ये अनुवादक का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? अंग्रेजी अनुवादक का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो प्राइज दिया जाता है सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल लेखक हैं बानू मुश्ताक साहब, इन्होंने ये जो हार्टलैम लिखा है कन्नड़ भाषा में लिखा है, लेकिन कन्नड़ भाषा में अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिलेगा नहीं। उसको चाहिए अंग्रेजी भाषा का कोई उपन्यास या फिर कोई स्टोरी या फिर कोई क्रिएशन, है ना। तो फिर इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया दीपा भास्ती के द्वारा। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, दीपा भास्ती और बानू बानू मुश्ताक, ठीक। ये भी साथ में याद रखना है, कन्नड़ भाषा की है ये ओरिजिनल, और ये जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति है। तो ये क्वेश्चन तो देखो स्टेटमेंट में बिल्कुल रखा हुआ है, छपा हुआ है, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा ना। चलिए, कन्नड़ हो गया, बानू मुश्ताक हो गए, दीपा वास्ते हो गई। हार्टलैम्प में पितृसत्ता के अधीन महिलाओं के संघर्ष को बताने वाली कहानियां हैं, ठीक है। हार्टलैम्प, अगर सब्जेक्ट पूछे भैया क्या है हार्टलैम्प का, तो ये लिख देना, लगा देना इसको। इसके बारे में सीखिए, प्राइस के बारे में वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। पुराना नाम मैन बुकर प्राइज, यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को ये सम्मानित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाता है, ये भी आपने सीख लिया। बुकर प्राइज फाउंडेशन यूके द्वारा प्रदान किया जाता है, अंग्रेजी भाषा में अनुवादित कृति को ही यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, ठीक। चलिए, 2024 का किसको मिला था? एक कैरोज एक कृति थी, रचना थी, इनकी थी, जेनी एयरपेनबैक। जेनी एयरपेनबैक, एक क्वेश्चन तो पूछा भी था पीसीएस ने, है ना। तो ये 2024 का याद रखना और 25 का याद रखना। 25 का हो गया हार्ट लैम्प। चलिए, कुछ इंडियन विनर्स भी हैं। सबसे पहले बीएस नायपाल, 1971 में इनको मिला था, मैन बुकर प्राइज के नाम से मिला था, ठीक है। इन फ्यूरी स्टेट इनका उपन्यास था, स्टोरी थी। फिर दूसरे सलमान रुश्दी, 1981, 10 साल बाद फिर से मिल गया इंडिया को, नाइट्स चिल्ड्रन इनका था। अरुंधति राय फिर 1997 में, काफी टाइम बाद मिला। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, कई बार क्वेश्चन पूछा है पीसीएस ने। फिर किरण देसाई साहब भी हैं एक अवार्डी, 2006 में मिला इनहेरिटेंस लॉस के लिए। अरविंद अडिगा को मिला 2018 में व्हाइट टाइगर के लिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, सभी क्वेश्चन पूछे गए। रिसेंट में अभी गीतांजलि श्री आपने देखा होगा, टॉम ऑफ सेंट, है ना, टॉम ऑफ सेंट 2022 में इनको मिला। ये इंडियन अवार्डी हैं मैन बुकर प्राइज के। अब अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज बोलना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे इंटरपोल सिल्वर नोटिस फिर से चर्चा में है। इसको हम लोगों ने सारी नोटिस इंटरपोल के द्वारा जितनी भी नोटिस दी जाती हैं, ये एक तरीके से संयोग होता है ना, देश देशों के लिए, देश देश के बीच में संयोग होता है अलग अलग नोटिस के माध्यम से। हर नोटिस का एक अलग मतलब होता है, ठीक है। वो डिस्कस हो चुका है पहले। इससे 2025 में चूंकि रिसेंट में लॉन्च किया, ये नया नोटिस है इंटरपोल का, सिल्वर नोटिस, ध्यान रखना। इसमें ये जो बेसिकली रिलेटेड है, ये है भगोड़ों के लिए, जो बैंकिंग का पैसा लेके भाग जाते हैं ना, ये सब आर्थिक भगौड़े जैसे बोलते हैं। आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने, संगठित अपराध से निपटने, अंतरराष्ट्रीय पुलिस कोऑपरेशन वाली बात हो, या फिर आर्थिक भगोड़ों पर कार्रवाई करने के लिए इस नोटिस की शुरुआत की गई है इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस। चलिए, इंटरनेशनल पुलिस 1923 में स्थापना, हम लोग पहले से मेंबर हैं इसके। 1956 से हेडक्वार्टर एक बार पूछा गया है, लियोन, फ्रांस, ठीक है। ये हो गया हमारे मई मंथ का, मई 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट। ये तो 2 वीक का था लास्ट वाले। मैं इसका कंपाइलेशन वीडियो कल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मर्ज करना पड़ेगा वीडियो, वो मर्ज करने के बाद वीडियो जो सेव होता है ना, वो टाइमिंग बहुत ज्यादा होती है,
तो कल तक मिल जाएगा वो भी है, इसको कर लीजिए बढ़िया से। पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा ही दी गई पेड ग्रुप पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आरओ की परीक्षा अब नजदीक आ रही है, बढ़िया से रिवाइज करते रहें, ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यूज लगाए, है ना, करंट अफेयर्स बार बार रिवीजन करें जहां से भी आपका जो भी सोर्स है। ठीक है, सेंसस पढ़ के जाना है, यूपी स्पेशल पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, यूपी स्पेशल वगैरह ये सारी चीजें, मिनरल्स डेटा देखना है, मिनरल्स डेटा पढ़ लेना। और बाकी जो रिलेवेंट टॉपिक में है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, और एग्जाम नजदीक आ रहा है तो मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं कराता रहूंगा। ठीक, जैसे 2024 पीसीएस जो हुआ था उसमें मिनरल आपको कराया था, नगरीकरण कराया था, है ना, इंडियन स्टेट रिपोर्ट जो होती है, जिसे हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की भी किया था, 2023 की भी लॉन्च हो गई है। ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं ना, बजट वगैरह, ये सारी चीजें करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।